मैं डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन सर का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ कि उन्होंने अपने बिज़ी शेड्यूल से हमारे इस कार्यक्रम के लिए, हमारे इस लेक्चर के लिए वक़्त निकाला। कैसे एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से एक मेथोडोलॉजी के इस्तेमाल करके समझ के कैसे हम रिसर्च पेपर लिखेंगे, कैसे हम उसको सोर्सेज़ को टैकल करेंगे, कैसे हम आर्गुमेंट बनाएँगे, ये सभी चीज़ें हम डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन सर से सीखने का प्रयास करेंगे। तो मैं आप सभी से भी यही आग्रह करूँगा कि पूरी निष्ठा से और कर्तव्यनिष्ठ तरीके से आप सभी लोग उनको सुनेंगे, उनके आर्गुमेंट्स को लेकर अपने नोट्स तैयार करेंगे और उन सभी को अपने आने वाले रिसर्च में इस्तेमाल करने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ मैं डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन सर को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए उनसे आग्रह करूँगा कि वो मंच पर आएँ और अपना वक्तव्य की शुरुआत करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू अक्षित और थैंक यू गौरव फॉर इंट्रोडक्शन। मुझे नहीं पता था आपने कहाँ से ये लिया है, बट थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। मैं बिजी बिल्कुल नहीं हूँ। आई एम नॉट टीचिंग सम एनीवेयर दीस डेज। पर अभी मैंने अपना यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे एक पेज चलाया है। इट्स गोइंग वेरी वेल। खासकर लोकल हिस्ट्री को मैं एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, हिस्ट्री ऑफ मेवात जो है, जिस पे मेरा काम भी है। और मेरी कोशिश है कि कैसे हम हिस्ट्री को, खासकर आजकल बड़ी डिस्कशन में भी है कि हिस्टोरियन जो हिस्ट्री लिख रहे हैं वो मासेस तक नहीं पहुंच रहे हैं। मासेस के पास जो हिस्ट्री पहुंच रही है वो व्हाट्सएप और पता नहीं किस किस जरिए से पहुंच रही है, बहुत ऑथेंटिक हिस्ट्री नहीं पहुंच रही है। तो मेरी कोशिश थी कि मेवात को लेके बहुत सी भ्रांतियां हैं, स्टेरियोटाइप्स हैं, कि जो मेवात की एक्चुअल हिस्ट्री है वो जनमानस तक भी पहुंचे और बाकी जो नेबरिंग कम्युनिटीज और एरियाज और हिस्टोरियंस जो हैं उनके पास भी पहुंचे। तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आजकल एक बड़ा क्राइसिस अक्षित और बाकी सब लोगों के पास ये है कि आजकल सब लोग कहते हैं कि क्वालिटी गिर रही है रिसर्च पेपर्स की। तो आई बी बाइलिंगुअल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बीच बीच में। मैं कई बार मैंने कुछ लोगों के पेपर्स देखे जो 2-3 पेज के हैं या 1.5 पेज का रिसर्च पेपर है, देयर पब्लिश इन पीयर रिव्यू जर्नल्स। और आजकल बड़ा ट्रेंड ये भी है कि लोग फ्रैंकली स्पीकिंग पैसे दे के भी पेपर पब्लिश करवाते हैं। 5,000, 10,000, स्कॉपस के 1,50,000 जो है, आप 1.5 लाख रुपए दे के यू कैन पब्लिश इन स्कॉपस जर्नल्स, है ना। तो आजकल ये बड़ा बिजनेस बन गया है पेपर पब्लिकेशन जो है, क्योंकि क्वालिटी भी नहीं है और सिस्टमेटिक तरीके से रिसर्च पेपर्स लिखे भी नहीं जा रहे हैं। तो ये तब जरूरी हो जाता है कि भाई हम पेपर जो है वो कैसे लिखें और रिसर्च पेपर जो है हम कैसे लिखें, क्योंकि अच्छा रिसर्च पेपर पब्लिश, अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड पेपर अगर लिखेंगे तभी आप उनको अच्छी जगह से पब्लिश करवा सकते हैं। नहीं तो फिर आपको वही पेयर रिव्यूड और पैसे देके जो है कहीं ना कहीं क्लॉन जर्नल्स में आपको पेपर छपाने पड़ेंगे। तो ये चीज है और ये मेजर एक इशू भी है। तो जरूरी हो जाता है, खासकर आप जिस एज में है, ज्यादा तो मुझे लगता है ज्यादा तो स्टूडेंट्स हैं, कि आपको एक आइडिया हो कि हाउ टू राइट एन इफेक्टिव रिसर्च पेपर। और अगर अब अभी से आपको एक थोड़ा आइडिया हो जाएगा तो देन डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी हेल्प यू, है ना। तो 2-3 चीजें हैं रिसर्च पेपर के रिगार्डिंग जो मैं भी यहाँ से स्टार्ट करूंगा आप लोगों के साथ। पहला, हम सब जानते हैं कि हम पेपर जब लिखते हैं तो हम उसको पब्लिश करने के लिए ही लिखते हैं मेजॉरिटी। अब उसके पीछे देयर कैन बी डिफरेंट रीजंस। सम कैन बी एकेडमिक रीजंस, कुछ को अपना प्रमोशन चाहिए, किसी को असिस्टेंट प्रोफेसर होना है, किसी को एपीआई स्कोर बढ़ाना है, सो एंड सो ऑन। तो जनरली हम पेपर जो राइट करते हैं वो पब्लिश के लिए करते हैं। अब सवाल ये कि भाई अगर आपको पेपर पब्लिश करना है तो किस तरह के पेपर आप पब्लिश करें। आजकल पेपर पब्लिकेशंस में एक मेजर जो इशू है वो ये कि रिपीटेशन बहुत है, कुछ काम डिफरेंट नहीं हो रहे हैं, एक ही बात को बार बार रिपीटेडली अलग अलग लोग जो है वो लिख रहे हैं और कह रहे हैं। अब आपको चाहिए कि इस दौर में खासकर अगर आपको बहुत अच्छी जगह से यू वांट टू पब्लिश द पेपर्स,
and you want to publish your papers in Scopus and so well reputed journals, तो आपको कुछ न्यू और ओरिजिनल चीजें लानी पड़ेंगी, डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट, मेथोडोलॉजिकली डिफरेंट हो सकती हैं। आपको नए जो एरियाज है जो अनएक्सप्लोर्ड हैं उनको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, है ना। सेकंड, आपको कुछ चीजें नहीं करनी है। जब भी आप पेपर, कोई भी आप पेपर जब लिखें और आप उसको पब्लिकेशन के लिए भेजें, तो 2-3 चीजों से आपको बचना होगा। पहला, देयर आर लॉट ऑफ वर्क जो एग्जिस्ट कर रहा है हर एक थीम पे, फ्रॉम एंसेंट टू मिडिवल टू मॉडर्न, इवन कंटेम्प्रेरी टाइम्स, और एंसेंट में डाइवर्स थीम्स पे अभी जो है लोगों ने काम किया है। तो पहला तो आपको यू हैव टू अवॉइड आउटडेटेड वर्क्स। उनको आप, बेहतर है कि आप उनको स्किप करें, उन चीज़ों पे काम ना करें। कुछ न्यू जो अनएक्सप्लोर्ड चीज़ें हैं आप उनको कोशिश करें कि एक्सप्लोर करें, या जिन चीज़ों को एक्सप्लोर किया गया है और आप उन चीज़ों को उन्हीं सोर्सेज से डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो मोस्ट वेलकम। तो एक तो आप जो आउटडेटेड काम हो रखे हैं आप उनको कोशिश करें कि अवॉइड करें। दूसरा, आजकल एक बड़ा काम ये भी है कि डुप्लीकेशन बहुत हो रहा है कामों का, है ना। ऑलरेडी सो मच वर्क्स, यू विल बी सरप्राइज। मैं एक प्रोफेसर से बात कर रहा था, एक प्रोफेसर ने इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस में कई साल पहले एक पेपर जो है पब्लिश किया था और उन्होंने प्रेजेंटेशन भी उसका दिया था। तो वो कई साल बाद कोई नया स्कॉलर उसी सेम पेपर को उठा के पढ़ रहा था और उसको फिर पब्लिश करवाने की भी कोशिश कर रहा था। तो ये डुप्लीकेशन ऑफ वर्क बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो आप अवॉइड करें कि ऐसे काम पे बिल्कुल भी स्टार्ट ना करें। अपना हो, ओरिजिनल हो, न्यू हो और ऑथेंटिक हो, है ना। दूसरा, उन सब चीजों को अवॉइड करें जिससे आप अपना जो कंक्लूजन है या जो आप आउटकम्स जो आपके पेपर्स के होंगे, वो अगर आपके डाटा के साथ या सोर्सेस के साथ या जो आप पेपर लिख रहे हैं अगर उसके साथ मैच नहीं कर रहा, देयर इज नो पॉइंट, है ना। ऐसा पेपर लिखने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा कंटेंट हो, नया हो, यूजफुल हो, एक्साइटिंग हो, वो सारी चीजों पे काम करें। और एक बेहतर प्रेजेंटेशन, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जब भी कोई पेपर लिखें तो उसमें एक तो फ्लो होना चाहिए। देयर शुड बी कंटिन्यूटी फ्रॉम title to abstract, from abstract to the introduction to the mid part, and mid part to the conclusion, and so on and so on. अच्छा कंटेंट, नया, जो यूजफुल भी हो, कम्युनिटी के लिए भी यूजफुल हो, नेशन के लिए भी यूजफुल हो और सोसाइटी के लिए भी यूजफुल हो, ऐसा थोड़ा सा काम करने की कोशिश करें। और जो एक्साइटेड भी हो, ऐसा ना हो कि बहुत आउटडेटेड काम, रिपीटेड काम को आप बार बार वही बात कह रहे हैं, देन देयर इज नो पॉइंट टू पब्लिश एनी रिसर्च पेपर। ठीक है, आपको एपीआई स्कोर के लिए करना है या फिर आपको प्रमोशन कराना है, प्रोफेसर बनना है, एसोसिएट प्रोफेसर बनना है या कहीं किसी यूनिवर्सिटी में जाना है, दैट्स कंप्लीटली फाइन, आप कुछ भी करते रहिए। बट इस तरह के पेपर्स की एकेडमिया में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। जहाँ अच्छे लोग हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज में अगर आप देखेंगे तो उन पेपर को कोई कंसिडर नहीं करता है ना। और दूसरा, जो भी आप चीजें लिखें वो एक फ्लो में हो, स्ट्रक्चर्ड हो, उसमें क्लियरली चीजें प्रेजेंटेड की हुई हो और लॉजिकली भी चीजें जो है वो कंस्ट्रक्ट की हुई हो। तो ये एक ऐसी चीजें हैं जो जनरली किसी भी राइटर को, ऑथर को, स्टूडेंट को ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें क्या चीज पब्लिश करानी है, व्हाट टू पब्लिश एंड व्हाट डू नॉट कंसिडर टू पब्लिश। तो आप जो भी स्टूडेंट्स हैं या रिसर्च स्कॉलर्स हैं, आप इस चीज को अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखें कि भाई मुझे क्या पब्लिश कराना है और क्या पब्लिश नहीं कराना है। चलिए, सेकंड, कोई भी आप पेपर लिखें, एनी पेपर, तो फ्यू थिंग्स जो मुझे लगता है कि यू हैव टू बी कीप इन योर माइंड। पहले, आजकल प्लेगरिज्म का बड़ा इशू है ना। मोस्ट ऑफ द जर्नल्स परमिट्स अंडर 10% प्लेगरिज्म, 10% तक तो चल सकता है, बट अगर 10% से ऊपर होगा प्लेगरिज्म तो वो पेपर कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। जो आज मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ कि बहुत से लोगों ने बहुत से पेपर बहुत पहले पब्लिश करा लिए और अब उनमें प्लेगरिज्म की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मोस्टली पेपर्स में ये प्रॉब्लम्स आ रही है। और जब आजकल ज्यादातर यूनिवर्सिटीज जो हैं आपके पेपर्स के प्लेगरिज्म रिपोर्ट मांगती है, राइट।
और पहले आपने वैसे ही पेपर कहीं से कॉपी कर लिया, रिफ्रेश कर लिया, और आपने सही से कोट नहीं किया है, रेफरेंसेस सही से नहीं दिया है, अपने साइटेशन जो देना था वो आपने प्रॉपर तरीके से नहीं दिया है, तो वो सब आजकल प्लेगरिज्म में आ रहा है। और एवरीवन नोज कि आजकल ज्यादातर कंटेंट जो है वो ऑनलाइन है। तो आज के दौर में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आप, और दूसरा प्लीज कीप इन माइंड कि आजकल जो ऑनलाइन भी आप लिख रहे हैं, चैट जीपीटी से चल रहा है या बाकी जगह से भी आप एआई के थ्रू जो चीजें आप लिख रहे हैं, वो भी आजकल प्लेगरिज्म के अंडर में आती है। तो उसमें भी आप 10% से ज्यादा चीजें नहीं कर सकते। रिफ्रेज आप कर रहे हैं तब भी प्लेगरिज्म में आ जाएगा। तो प्लीज कीप इन माइंड कि आजकल प्लेगरिज्म जो है मेजर चैलेंज है किसी भी स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए। खासकर यू विल बी सरप्राइज कि आपके प्राइमरी सोर्स भी प्लेगरिज्म में आ सकता है अगर आपने उसको सही तरीके से कोट नहीं किया है। मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जब मैं पीएचडी कर रहा था तो व्हाट हैपेंड कि मेरे पास प्राइमरी सोर्स था लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स जो हो रही थी क्रिमिनल ट्राइब एक्ट्स को लेके, तो मैंने तो वो प्राइमरी सोर्स से लिया था। लेकिन आजकल क्या प्राइमरी सोर्स ज्यादातर ऑनलाइन है, और मैंने उनको सही से विद अंडर कॉमा में सही से नहीं किया था। दो अगर आप कोई भी आजकल प्राइमरी सोर्स भी आप पिक कर रहे हैं तो आपको यू हैव टू बी कीप इन कॉलम्स, कॉमास में आपको रखने पड़ेंगे, और एक प्रॉपर तरीका है उसको साइटेशन का जो आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज तो आपका सारा का सारा टेक्स्ट प्लेगरिज्म में आ जाएगा, जबकि आपने रेफरेंस भी दिया हुआ है लेकिन आपने साइटेशन सही से नहीं किया हुआ है, तो वो सारा आजकल प्लेगरिज्म में आ जाएगा। तो प्लेजरिज्म जो है आजकल बड़ा एक चैलेंज है। तो आप जब भी कोई भी पेपर लिखें तो पहले ही कोशिश करें, उसको चेक करते रहें। आजकल अलग अलग ऐप्स हैं और आप उन पे इजीली ग्रामरली पे कर सकते हो, टर्निटिंग पे कर सकते हो, और भी कोई कई जो है प्लेजरिज्म के चेक करने वाले सॉफ्टवेयर्स हैं। तो आप जो भी लिखें उनको चेक करते रहें, जिससे कि आपको पता रहे कि भाई मैं क्या जो चीजें लिख रहा हूँ। दूसरा, कोई भी टेक्स्ट जो हो, जो भी आप आर्टिकल लिख रहे हैं वो आपकी लैंग्वेज में होनी चाहिए, आपके स्टाइल में होना चाहिए। आप क्या करते हैं, हम जनरली हम अपनी लैंग्वेज के बजाय अलग अलग ऑनलाइन रिसोर्सेज को यूज करके उनको लिख लेते हैं। तो कोशिश करें कि नहीं, अपनी लैंग्वेज में अपने तरीके से आप इंटरेस्टिंग बात है कि आप चाहे उसको अपनी वर्नाकुलर लैंग्वेज में लिखें, आइदर इन हिंदी और इंग्लिश, आप जो भी लिखें अपनी लैंग्वेज में लिखें और अपने स्टाइल में लिखें। जरूरी नहीं है कि आपको हर एक आर्टिकल इंग्लिश में ही जो है वो पब्लिश कराना जरूरी है। नो नो, कंप्लीटली फाइन। अगर आप, देयर आर सो मेनी वर्नाकुलर जर्नल्स जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को प्रमोट कर रहे हैं इंडिया में। देयर आर सो मेनी जर्नल्स, गुड जर्नल्स, जो हिंदी के लिखे हुए आर्टिकल्स को काफी प्रमोट कर रहे हैं। तो कोशिश करें कि जब भी आप कोई पेपर लिखें तो वो अपनी स्टाइल में लिखें और अपनी लैंग्वेज में लिखें। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैं बाद में बात भी करूंगा, आपको सही से फुटनोटिंग आनी चाहिए। डायरेक्ट अगर आप कोई चीजें कोट कर रहे हैं तो आप उसको कैसे लिखेंगे ये आपको आइडिया होना चाहिए। अगर आप 3 से 4 लाइन या 100 से ज्यादा वर्ड्स का कोई कोट कर रहे हैं, डायरेक्ट कोट कर रहे हैं, तो उसको आपको इंडेंट करना है, आपको विद इन कॉमाज में रखना है कोटेशंस को। तो ये ऐसी चीजें हैं, अगर इसको आपको आइडिया है तो फिर आपको ज्यादा जो है प्लेजरिज्म के इश्यूज नहीं होंगे। इसके अलावा जब आप कोई भी पेपर लिखें तो आपके पास आइडिया जो भी आपका है, जो थॉट है, उसका एक फ्लो होना चाहिए। फिर उसमें कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं से हाथ तोड़ दिया, कहीं से पैर तोड़ दिया, कहीं से कुछ कर दिया, कहीं आप एंसेंट में चले गए, फिर आप मॉडर्न में चले गए, मॉडर्न से फिर मिडिवल में आ गए। तो देयर मस्ट बी कंसिस्टेंसी, है ना। यूनिटी भी होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, फ्लो ऑफ थॉट्स होना चाहिए, और कंसिस्टेंसी मस्ट बी देयर। और उससे भी इंपॉर्टेंट ये है जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि वी ऑल आर लर्निंग, है ना, सीख रहे हैं सब लोग, आप भी, मैं भी, मेरी भी बहुत ज्यादा, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, आई एम आल्सो लर्निंग, आप भी सीख रहे हैं। तो आप जो भी लिखें प्लीज शेयर दोज आर्टिकल्स, या आप जो भी कंटेंट आपने लिखा विद योर फ्रेंड्स, विद योर टीचर्स, कि सर मैंने ये लिखा है, इसमें आपका क्या फीडबैक है, सर इस पे कुछ कमेंट करिए, कुछ सर गाइड करिए। इससे क्या होगा कि आपको पता होगा कि आपकी कहाँ पे शॉर्टकमिंग्स हैं। आप एब्स्ट्रैक्ट लिख रहे हैं तो उसमें क्या कमी है, कंटेंट जो मिड कंटेंट लिख रहे हैं आप उसमें क्या इश्यूज हैं, आप कंक्लूड जो कर रहे हैं उसमें क्या इश्यूज हैं, आपके
थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में क्या इश्यूज हैं, आप डाटा को, आप सोर्सेज को किस तरह से डील कर रहे हैं, तो बेहतर है कि आप फ्रेंड सर्कल है आपका, कोई मान लीजिए आपकी लैंग्वेज भी अच्छी नहीं है तो यू कैन सेंड योर मैन्युस्क्रिप्ट टू योर फ्रेंड जिसकी इंग्लिश ठीक ठाक है, यार एक बार इसको थोड़ा लैंग्वेज देख लेना, इसको करेक्ट कर देना, या इसका थोड़ा सा कंटेंट देखना यार किस तरह से चीजें हैं, है ना, ये आप इजिली कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो पेपर है वो अच्छा होगा, पॉलिश भी होगा, उसको आइडियाज को भी शेप मिलेगी, और राइटिंग स्किल्स जो है वो भी आपकी बेहतर तरीके से डेवलप होगी। तो ये देयर आर फ्यू थिंग्स जो मुझे लगता है कि किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी रिसर्च स्कॉलर को या हिस्टोरियंस, मैं किसी दूसरे को तो गाइड नहीं करूँ, बट एटलीस्ट स्टूडेंट्स को ये चीज याद रखनी होगी कि आप कोई भी टेक्स्ट लिखें, आर्टिकल लिखें, तो ये चीजें आपके पास होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपके दिमाग में पहले होनी चाहिए। अब ये कोई भी आप आर्टिकल जब लिखते हैं तो उसका ये एक जनरल स्ट्रक्चर है जो आप देख रहे हैं, है ना, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टाइटल। कोई भी आप पेपर लिखते हैं तो पहले उसका एक एप्रोप्रिएट टाइटल होना चाहिए, राइट, और कोशिश ये करें कि टाइटल क्लियर हो, है ना, बिल्कुल क्लियर हो, और इजी वर्ड्स में हो, बहुत ज्यादा टफ ना हो, जो इजीली अंडरस्टैंड कर सके कोई भी जो उसको पढ़े कि भाई ये एक पेपर है, उसमें ये सारी चीजें हैं, है ना। तो अगर आप ओवरऑल देखें, इसमें हम डिटेल में बात करेंगे वन बाय वन, तो पहला एक टाइटल इज इम्पॉर्टेंट, फिर एक एब्स्ट्रैक्ट होता है जो कुछ जर्नल्स या कुछ जो पेयर रिव्यू जर्नल्स हैं वो 200 to 250 वर्ड्स का एक एब्स्ट्रैक्ट मांगते हैं, और ज्यादातर लोग एब्स्ट्रैक्ट ही पढ़ते हैं, है ना। तो आपको बेहतर तरीके से एक एब्स्ट्रैक्ट लिखना आना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट में ही आपकी पेपर एक्चुअली में रूह बसी होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग पूरा पेपर नहीं पढ़ पाते हैं, दे जस्ट गो थ्रू द एब्स्ट्रैक्ट, और उसी से आपको आइडिया हो जाता है जो भी आपके पेपर को पढ़ रहे हैं कि भाई इसमें ये सारी चीजें हैं, इस चीज का डिस्कस किया गया। तो सबसे पहले आप एक टाइटल सोचें और कोशिश ये करें कि टाइटल इजी हो और आपका जो कंटेंट है उससे मिलता जुलता हो। ऐसा नहीं कि आपका टाइटल कुछ है, आज मैंने बहुत से ऐसे टाइटल्स देखे हैं कि टाइटल्स डिफरेंट है और जो कंटेंट है वो कंप्लीटली डिफरेंट है, राइट। तो टाइटल शुड मैच विद योर कंटेंट, और टाइटल मस्ट बी वेरी क्लियर, मतलब उसमें ज्यादा इशूज नहीं करना है। कोशिश करें मिनिमम वर्ड्स, फेवर्स पॉसिबल वर्ड्स आप यूज करें, और बहुत सिंपल तरीके से, अट्रैक्टिव तरीके से और एक्यूरेटली तरीके से जो भी आपका काम है उसको डिपिक्ट करना चाहिए, आपका जो टाइटल होना चाहिए, राइट। तो जनरली एक आर्टिकल में टाइटल होगा, फिर एक एब्स्ट्रैक्ट होता है 200 to 250 वर्ड्स, उसमें मैं बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हैं। फिर होता है कीवर्ड्स, उस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो इनिशियली देयर विल बी टाइटल, देन एब्स्ट्रैक्ट एंड देन कीवर्ड्स। फिर आप आ जाते हैं मेन कंटेंट पे। अब मेन कंटेंट पे जनरली इंट्रोडक्शन पहले होता है, इंट्रोडक्शन के बाद फिर आप कौन सा मेथड्स आप यूज कर रहे हैं, आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या है, फिर आपके रिजल्ट्स क्या हैं, आउटकम्स क्या हैं, कंक्लूजन क्या है, फिर डिस्कशन पे भी कई बार चीजें आती हैं, और फिर एक्नॉलेजमेंट अगर है आपका, किसी ने कोई कंट्रीब्यूट किया तो यू कैन मेंशन दोस एस्पेक्ट। अगर आपने टेबल्स की हैं, बाकी सारी चीजें उसमें मेंशन की हैं तो वो भी सारी चीजें हो सकती हैं, कौन सा डाटा आपने यूज किया तो वो सारी चीजें होगी। तो एक पेपर में जनरली एक टाइटल होता है, फिर एब्स्ट्रैक्ट होता है, फिर कीवर्ड्स होता है। कीवर्ड्स के बाद फिर आपका मेन जो आर्टिकल है वो होता है। अब उसमें कई चीजें हैं जो आप एक्सपेक्ट करता है कोई भी जो जर्नल है या कोई भी पेपर जब आप पब्लिश कराने जा रहे हैं, कि देयर मस्ट बी इंट्रोडक्शन, देयर मस्ट बी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, एग्जिस्टिंग लिटरेचर जो है वो भी होना चाहिए कि भाई पहले जो काम है आपका उसके काम कैसे डिफरेंट है कंप्लीटली। आजकल क्या होता है कि बहुत से लोग एक लंबी लिस्ट दे देते हैं लिटरेचर रिव्यू की, कि दिस स्कॉलर deals with this aspect, this scholar deals with this aspect and so on. लिटरेचर रिव्यू ये नहीं है। अब ठीक है, लिटरेचर रिव्यू आप ब्रीफ करिए जिन कामों ने, जिन भी स्कॉलर्स ने थीम पे या आपसे रिलेटेड, आपके जो पेपर से रिलेटेड काम किया है, आपका काम ये है कि जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है, जो एग्जिस्टिंग काम है, जो लोगों ने काम किया, उससे
how your work is different, how your methodology is different, how your approach is different, and how your outcomes are different from existing works. ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, खासकर जो मेन बॉडी है, कि आप उसमें ये प्रूव करें कि हाउ योर मेथोडोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम एग्जिस्टिंग मेथोडोलॉजीज, हाउ योर सोर्सेज आर डिफरेंट फ्रॉम एग्जिस्टिंग जो वर्क है, एंड हाउ योर वर्क इज डिफरेंट फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेकेंडरी वर्क्स. आपने ये प्रूफ कर दिया, फिर आप उसमें मेन कंटेंट देंगे, फिर आप उसमें कंक्लूजन देंगे. उसके फिर आप फुट नोटिंग का एक तरीका है, एंड नोट, फुट नोट, दो अलग अलग चीजें हैं. उसको डिपेंड करता है कि आप कौन से जर्नल में दे रहे हैं, क्योंकि जर्नल्स का अपना अपना क्राइटेरिया है इन सारी चीजों का. किसी को कमेंट तो नहीं है, क्योंकि मैं भी पीपीटी पे हूँ. क्योंकि मैं बीच में देख नहीं पा रहा हूँ किसी का कमेंट. नो सर. अच्छा, फ्लो ज्यादा तेज तो नहीं है? नो सर, इट्स फाइन. अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा डिटेल बात हो जाएगी, तो काफी कंटेंट है इस पे बात करने के लिए. Sure. ज्यादा बोल तो नहीं हो रहा आप लोग? सॉरी. No, sir. चलिए. तो एक आइडिया आपको है कि ऐसे हम चीजें जो है वो कर सकते हैं, है ना. आप जैसे टाइटल पे आते हैं, एक टाइटल, अच्छा टाइटल कौन सा होता है जिसमें मिनिमम वर्ड्स हो, फीवेस्ट पॉसिबल वर्ड्स, लेकिन एडिक्वेटली डिस्क्राइब होना चाहिए कंटेंट जो है. अब जैसे क्योंकि टाइटल इज वेरी एक्सट्रीमली, टाइटल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. क्योंकि कोई भी जो ऑथर है या कोई आपका रीडर है मान लीजिए आर्टिकल का, तो वो आपके टाइटल से अट्रैक्ट होगा. सबसे पहले ही विल गो थ्रू द टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट. ये आप मान लीजिए कि जो भी आपके पेपर को रीड करेंगे लोग, वो आपके सबसे पहले टाइटल पे जाएंगे, देन एब्स्ट्रैक्ट. और ये अगर आपने बेहतर तरीके से लिखा है तो जनरली लोग आपके पूरे पेपर को नहीं पढ़ते हैं, या फिर पढ़ेंगे अगर आपने उसमें बेहतर तरीके से चीजें प्रेजेंट की होंगी. तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप एक मिनिमम वर्ड्स में, जो भी मिनिमम वर्ड पॉसिबल हो सकता है, ऐसा नहीं कि आप 3-4 लाइन्स में टाइटल रखेंगे. कोशिश करें कि 1 लाइन आपका टाइटल हो और क्लियर हो. आपका उसमें आइडिया होना चाहिए कि आपका टाइम पीरियड भी होना चाहिए, किसके बारे में आप पेपर लिख रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए. अगर वो क्लियर है फिर ठीक है. तो आर्टिकल जो है टाइटल है वो शॉर्ट होना चाहिए, थोड़ा कैची भी होना चाहिए. आप भारी भरकम वर्ड करने के बजाय सिंपल वर्ड यूज करिए. आजकल क्या ट्रेंड चला हुआ है, मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे कुछ लोगों के तो टाइटल से समझ नहीं आते हैं. मुझे कम से कम 10 मिनट तो मुझे टाइटल समझने में लग जाते हैं कि एक्चुअली में इस पेपर में है क्या. क्योंकि मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं तो कोशिश करता हूँ कि मिनिमम वर्ड्स में मैं सिंपल सी लैंग्वेज में मेरा टाइटल जो है वो आ जाए, जिससे कि दूसरे लोगों को आसानी हो जाए समझने में. तो नहीं तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा. तो कोशिश करें कि बहुत छोटा भी ना हो टाइटल और बहुत लंबा भी ना हो और मीनिंगलेस ना हो. दूसरा, आपका टाइटल जो है वो मैच करना चाहिए आपके मेन कंटेंट से, ये भी आप ध्यान रखें. और स्पेसिफिक हो, इंफॉर्मेटिव हो, कंसाइज हो, है ना. ये सारी चीजें आप प्लीज कीप इन माइंड जब आप टाइटल आप लिखें. भारी भरकम वर्ड्स, हैवी वर्ड्स से कोशिश करें बचें. सिंपल लैंग्वेज में आप अपना टाइटल लिखें, छोटा करके रखें, प्रिसाइज रखें, मीनिंगफुल हो, वो सारी चीजें करें. राइट. तो टाइटल के रिगार्डिंग मैं बस इतना ही आपको कहना चाह रहा हूँ कि ये सारी चीजें आप जब टाइटल आप अपने पेपर का जो है वो टाइटल एक्चुअली में आप लास्ट में भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे फिर आपको आइडिया हो जाता है कि इस पेपर में क्या है, तो फिर आप उस हिसाब से भी टाइटल कर सकते हैं. हाँ, आप थीम सोच सकते हैं. मैं इस पे, जैसे मान लीजिए आप विवेकानंद पे काम कर रहे हैं, तो ओके, यू जस्ट स्टार्ट सेकेंडरी सोर्सेज और सारी चीजें पढ़िए, फिर प्राइमरी सोर्सेज को गो थ्रू करिए, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं टाइटल क्या रख सकता हूँ, या फिर मेरा काम कैसे डिफरेंट है. कई बार आप आर्टिकल जो स्टार्ट करते हैं, जब आप स्टार्ट करते हैं कोई भी राइटिंग, पता चलता है आप कंक्लूजन तक आते आते आपका बिल्कुल अलग आउटकम्स हैं, या कंक्लूजन आपका बिल्कुल अलग है जो आपने हाइपोथेसिस किया था या आपने अज्यूम किया था, है ना. तो टाइटल ऐसा है कि आप कोशिश ये करें कि ये सारी चीजें टाइटल में हो, और शॉर्ट हो, क्रिस्पी सा हो, कैची हो, और मिनिमम वर्ड्स में उसको यूज किया गया हो. इसके बाद टाइटल के बाद होता है एब्स्ट्रैक्ट.
अच्छा, उसके साथ साथ एब्स्ट्रैक्ट के साथ साथ आपके ऑथर्स की डिटेल भी होती हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो जर्नल्स हैं वो ऑथर्स की डिटेल्स भी मांगते हैं कि भाई अपनी डिटेल्स भी दी, जिसमें अपना नाम, प्रॉपर नेम, ईमेल, योर communication address, email, even contact number you can mention on the right side or left side, whatever, wherever you find suitable. अच्छा, दूसरा, एब्स्ट्रैक्ट में मुझे लगता है कि एब्स्ट्रैक्ट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 250 वर्ड्स. ज़्यादातर लोग जो हैं 100 to 250 वर्ड्स का एब्स्ट्रैक्ट मांगते हैं, वन पैराग्राफ एक. और इट शुड बी रिटन इन वन पैराग्राफ. ऐसा नहीं कि आप कई पैराग्राफ्स में लिख रहे हैं. वन पैराग्राफ, मैक्सिमम 250 वर्ड्स. सेकंड, आपको ये स्टार्ट करना पास्ट टेंस से. क्या करना है आपको? पास्ट टेंस से स्टार्ट करोगे तो आपको ये बताओगे कि ऑलरेडी, फॉर इंस्टेंस, जैसे आप विवेकानंद पे काम करते हैं, तो जैसे फॉर इंस्टेंस आप लिखेंगे कि विवेकानंद पे दिस स्कॉलर्स ऑलरेडी डन, they already covered these areas of Vivekanand and life and his mission or whatever. पहले आप past tense से start करें और long words कोशिश करें कि abbreviation आप यूज कर सकते हो पेपर में. दूसरा, कोई एब्स्ट्रैक्ट में प्लीज कीप इन माइंड कोई रेफरेंस नहीं देना है, कोई साइटेशन भी आपको नहीं देना है. और उसमें आपको कंक्लूजन भी आप जरूरी नहीं आप दें. सिर्फ आप ये बताएंगे कि इस पेपर में इस थीम पे ये काम हुआ है, मैं ये काम करना चाह रहा हूं और ये मेरे सोर्सेज और मेथड्स हों. उसमें कुछ नहीं करना. व्हाट हैज बीन डन ऑन दिस थीम एंड व्हाट आर द मेन फाइंडिंग्स. मतलब आपको 250 वर्ड्स में 2-3 चीजें. पहला, what has been done on this theme clearly, मतलब आप ब्रीफ आपको वो कर सकते हो. सेकेंड, what you are trying to do, what will be your theoretical framework, what will be your methods, and how your work is different from existing works. ये 3-4 चीजें हैं जो एब्स्ट्रैक्ट में क्लियरली मेंशन होनी चाहिए. तो अब 250 वर्ड्स में आपको 3-4 चीजें बतानी है. आप उसमें आपको रिजल्ट्स नहीं बताने हैं सारी चीजों के. आपको बताना है कि दीज आर वर्क्स जो हो चुके हैं. माई वर्क इज डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर वर्क्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हो सकता है, सोर्सेस के कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है, आउटकम्स के कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है, या अनएक्सप्लोर्ड चीजें हैं तो आप वो भी डिस्कस कर सकते हैं कि मैंने, मान लीजिए अम्बेडकर पे कोई ऐसा काम नहीं हुआ जो आप कर रहे हैं, राइट. फिर आप क्या थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या है आपका, क्या आपने किसी एग्जिस्टिंग जो नॉलेज है उसी का यूज किया है, या उसके क्रिटिक्स की हैं, या उस एग्जिस्टिंग थीम को चैलेंज किया है, नॉलेज को एक चैलेंज किया है. वो चीजें आप 250 वर्ड्स में कोशिश करें कि इसको वाइंड अप करें. एक्यूरेट रहे, स्पेसिफिक हो, 2 चीजों पे ध्यान हो. व्हाट हैज बीन डन एंड व्हाट इज योर एम्स, व्हाट आर यू डूइंग in your study, in your paper. ये clearly mention होने चाहिए. Your methodology, theoretical framework, what has been done on particular theme, and what you are planning to do. These are the 3-4 things जो आपके abstract में clearly mention होना चाहिए. Next, आपका please keep in mind कि abstract आपका जो मेन कंटेंट है उससे मिलता जुलता होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आपका एब्स्ट्रैक्ट में कुछ लिखा है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क सारी चीजें लिखी हुई हैं और उसमें आप यूज ही नहीं कर रहे हैं, या जो ऑलरेडी जो आप काम कर रहे हैं वो सब काम बिल्कुल अलग नहीं है, तो फिर आपका पेपर उतना रिलेवेंट नहीं रहेगा. तो कोशिश करें कि एब्स्ट्रैक्ट के हिसाब से फिर आपका पूरा मेन पेपर जो है वो उस पर बेस्ड हो, राइट. इसके बाद कीवर्ड्स होते हैं. क्या होता है? कीवर्ड्स. मेजॉरिटी ऑफ जो जर्नल्स हैं वो मैक्सिमम 5 वर्ड्स कीवर्ड्स मांगते हैं.
कि एब्स्ट्रैक्ट, टाइटल है, फिर एब्स्ट्रैक्ट है, देन कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स में आपको 5 वर्ड्स देने हैं। प्लीज कीप इन माइंड कि ये कीवर्ड्स ही होते हैं जिससे आपका पेपर, मान लीजिए कोई आपका पेपर ऑनलाइन पब्लिश है, तो आपका पेपर जो सर्च होगा थ्रू 2 थिंग्स, वन इज टाइटल, सेकेंड इज कीवर्ड्स एंड समटाइम्स रेफरेंस। तो कीवर्ड्स आप 5 ऐसे वर्ड्स ढूंढें जो आपके पूरे पेपर के मेन वर्ड्स हैं। जैसे आप पार्टीशन पे काम करें तो पार्टीशन होगा, 1947 होगा, जिन्ना हो गया, या कांग्रेस हो गया, या हिंदू महासभा हो गया, जो भी आपके आर्टिकल हैं या उस वक्त जो भी चीजें हैं, तो आप मिनिमम 5 वर्ड्स का कीवर्ड्स बनाएं, क्योंकि ये ही कीवर्ड्स होते हैं जब भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक दुनिया है, तो जब भी आपके आर्टिकल को कोई ढूंढने की कोशिश करेगा तो आपके कीवर्ड्स के थ्रू वो आर्टिकल ढूंढा जाएगा, उससे आपका मैच होगा, तब लोगों के पास वो पहुंचेगा। जैसे आप गूगल भी करते हैं कोई भी चीज, तो वो कीवर्ड्स होती हैं जो आपके पेपर को आइडेंटिफाई करने में मदद करेंगे। तो कीवर्ड्स को भी आप थोड़ा ध्यान रखें कि आपके कंटेंट जो है, मेन कंटेंट या पेपर, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपके कीवर्ड्स में हो। क्लियर? तो टाइटल, देन एब्स्ट्रैक्ट एंड देन कीवर्ड्स। इसके बाद आपका रियल सेंस में पेपर स्टार्ट होता है, जब आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टार्ट होता है। अब इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको 2-3 चीजें क्लियर करने की जरूरत है। वन, कि एग्जिस्टिंग जो लिटरेचर है उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि तभी तो आपका जो काम है उसका रेशनल होगा, जस्टिफिकेशन होगा, या जस्टिफाई कर पाएंगे आप। अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्क को ही बढ़ा रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, यू कैन डू दैट। या एग्जिस्टिंग वर्क और आप उसी को जो है बार बार रिपीट कर रहे हैं, देन देयर इज नो पॉइंट टू पब्लिश एनी पेपर। आप कोशिश करें कि आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट मस्ट बिगिन विद एग्जिस्टिंग लिटरेचर, कि आप उनको रिव्यू करें कि उन कामों में क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन कामों की लिमिटेशन क्या है, उनको आप क्रिटिकली इवेल्युएट करें, और कहां आपका रिसर्च गैप है, कहां एक ऐसा एरिया है जो कवर नहीं किया है स्कॉलर्स ने, या कौन सा ऐसा सोर्सेज है जो हिस्टोरियंस ने या स्कॉलर्स ने यूज नहीं किए हैं, या आप उसी सोर्स को एक नए तरीके से यूज करना चाहते हैं। तो पहला आप ये देखें कि प्रॉब्लम कहां है, एग्जिस्टिंग काम में प्रॉब्लम कहां है, क्या उसका ऑलरेडी काम है, नहीं है तो फिर आप अपना काम बताएं। रिसर्च क्वेश्चन होना चाहिए आपका, सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जब भी आप पीएचडी भी करते हैं तो सबसे पहले आपको यही पूछते हैं लोग कि यार इस पर ऑलरेडी लॉट ऑफ पीपल रोट एक्सटेंसिवली, आप क्या लिखेंगे, आप क्या अलग कर रहे हैं। तब यहाँ रिसर्च क्वेश्चन बन जाता है कि हाउ माय वर्क इज डिफरेंट फ्रॉम एग्जिस्टिंग वर्क्स। वो आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में एक्सप्लेन करना पड़ेगा इन योर पेपर, क्या इस पेपर पे काम हुआ है, कि लोगों ने काम किया है, किस रिसर्च मेथोडोलॉजी यूज की है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या है, हाउ योर वर्क इज डिफरेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वर्क्स, और आप क्या अप्रोच ले रहे हैं, क्या अप्रोच ले रहे हैं, क्या एग्जिस्टिंग कामों की लिमिटेशन है, ये आपके इंट्रोडक्टरी पार्ट में। अब इसमें ये भी हो सकता है, जैसे आप मान लीजिए कोई एरिया स्पेसिफिक काम आप आर्टिकल लिख रहे हैं, तो यू कैन गिव ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द एरिया, कि आप किस एरिया पे काम कर रहे हैं, या किस कम्युनिटी पे आप काम कर रहे हैं, कंप्लीटली फाइन, वो आप कर सकते हैं। या किस ज्योग्राफी पे काम, किस ज्योग्राफिकल एरिया पे काम कर रहे हैं, किस कम्युनिटी पे काम कर रहे हैं। फिर आप लिटरेचर रिव्यू देंगे, लिटरेचर रिव्यू के बाद आप ये बताएंगे कि हाउ दिस वर्क्स जो है, हाउ योर वर्क इज डिफरेंट फ्रॉम एग्जिस्टिंग वर्क्स। तब आपका काम एक्चुअल में स्टार्ट होगा। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में ये चीजें आपके पेपर में क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। और आप जब भी कोई आर्टिकल लिखें या पेपर लिखें या इवन थीसिस भी लिखें, तो फंडामेंटल चीज यही है कि हाउ योर वर्क इज डिफरेंट, हाउ योर रिसर्च मेथोडोलॉजी इज डिफरेंट, हाउ योर सोर्सेज आर डिफरेंट। हो सकता है लोगों ने फोक लिटरेचर को यूज नहीं किया हो, बट यू आर यूजिंग, राइट। तो ये आपके इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्लियरली चीजें होनी चाहिए।
इसके अलावा गुड इंट्रोडक्शन आपको लिखने के लिए कुछ एक सजेशंस हैं जो जनरली लोग देते हैं, है ना, कि इट शुड प्रेजेंट द नेचर एंड स्कोप ऑफ प्रॉब्लम जो आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वो होनी चाहिए। आप रिव्यू करें जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है वो ज़रूरी है। जो एग्जिस्टिंग मेथोडोलॉजी है उसको थोड़ा सा जो है इन्वेस्टिगेट करें। और फिर कुछ आपके जो आउटकम्स होंगे उसके आप वो भी जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप प्रेजेंट टेंस से मतलब पास्ट से आप स्टार्ट करें, फिर प्रेजेंट में आए और फिर सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लेन करें कि हाउ माय वर्क इज डिफरेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वर्क्स। फिर इसमें आप सारी डिटेल्स और जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, फिर आपका पेपर एक्चुअल में जो है वो स्ट्रक्चर्ड हो, है ना। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर इन एनी रिसर्च पेपर। उसमें एटलीस्ट ये सारी चीज़ें कि रिव्यू लिटरेचर जो है लिटरेचर जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर उसका रिव्यू होना चाहिए। प्रिंसिपल जो रिजल्ट्स हैं आपकी इन्वेस्टिगेशन के वो डिस्कस होने चाहिए, और रिसर्च प्रॉब्लम्स क्या हैं वो डिस्कस होने चाहिए, एरिया क्या है, कम्युनिटी कौन सी है, वो सब चीज़ें आपके क्लियरली एक्सप्लेन होनी चाहिए आपके, खासकर इंट्रोडक्टरी पार्ट और बाद के जो आपका पेपर है। इसके बाद मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, है ना। कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हो, क्या आप कोई डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, क्या इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, या कोई सैम्पलिंग कर रहे हैं, है ना, या आप प्राइमरी सोर्स यूज़ कर रहे हैं तो आप कौन सा प्राइमरी सोर्स यूज़ कर रहे हैं, उनको प्राइमरी सोर्स को आपने कैसे एनालाइज किया, कहाँ पे मिला है ना, किस नेचर में है, कौन लिख रहा है, वो सारी चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत होती है। और खासकर हमारे फ्रेंकली स्पीकिंग सोशल साइंसेज में, ह्यूमैनिटीज़ में तो ज़्यादातर हम क्वालिटेटिव रिसर्च ही करते हैं, क्वांटिटेटिव तो हमारे पास उतना होता नहीं। अगर आप इकोनॉमिक्स से हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं या किसी और डिसिप्लिन से हैं तो हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटेटिव डाटा होता है जनरली। अदरवाइज तो हम क्वालिटेटिव रिसर्च पे ही, सेकेंडरी सोर्स और प्राइमरी सोर्स या फोक लिटरेचर पे ही हमारी ज़्यादातर जो है वो रिसर्च बेस्ड होती है ना। कई बार हम इंटरव्यूज करते हैं, डेफिनेटली हम इंटरव्यूज करते हैं, पार्टीशन पर हम इंटरव्यूज कर सकते हैं, क्वेश्चनियर हम बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो आप जो भी मेथड्स यूज़ कर रहे हैं अपने काम में वो आपके एब्स्ट्रैक्ट में भी होना चाहिए, और फिर आप जो पेपर आप जो मेन पेपर आप लिख रहे हैं वो भी उसमें उन सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से एनालाइज करना चाहिए, इंटरप्रेट भी करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने डाटा यूज़ किया उसको इंटरप्रेट नहीं किया। जैसे मैंने अपनी रिसर्च में कई पुलिस रिकॉर्ड्स देखे कि क्रिमिनल में एक्टिविटीज़ में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। अब वो जो इन्वॉल्व हैं उनका डाटा तो मेरे पास है, उतना लोग इतना क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, ये कम्युनिटी इन्वॉल्व है, ये कम्युनिटी इन्वॉल्व है, लेकिन आपको वो एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा कि ये कम्युनिटी इस टाइम पे, जैसे मान लीजिए 1870 से पहले मेवाती जो कम्युनिटी है, मेयो कम्युनिटी है, वो उतना क्रिमिनल एक्टिविटीज इन्वॉल्व नहीं है। फिर 1870s में ऐसा क्या हो रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा कि उस वक्त क्या हो रहा है मेवात में। तो पता चल रहा है कि वो ड्रॉट है, सूखा है, फेमीन हो रहा है, तो उस वक्त डेफिनेटली सर्वाइवल का टाइम है, तो वो प्लंडर और अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे। तो ऐसा नहीं कि आपके पास सिर्फ डाटा आप इंटरप्रेट नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई पॉइंट नहीं आपके डाटा कलेक्शन का। तो जो भी आप सैम्पलिंग करें, क्वेश्चनियर बनाएं, केस स्टडीज करें, डाटा कलेक्ट करें, उनको एनालाइज भी करें बेहतर तरीके से, है ना। और हम तो खासकर प्राइमरी सेकेंडरी सोर्स पे ही क्वालिटेटिव हमारा ज़्यादातर डाटा होता है। तो दो ही तरह के हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, है ना। तो उसमें क्लियर फर्क आप ज़्यादा, तो मुझे लगता है कि मोस्टली स्टूडेंट जानते हैं कि क्वांटिटी और क्वालिटी में क्या फ़र्क है। तो आप एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, मुझे लगता है कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क भी होना चाहिए। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, तो क्या आप एडवर्ड सईद के आर्गूमेंट पे काम कर रहे हैं, या फूको के आर्गूमेंट पे काम कर रहे हैं, या एल टेकर के आर्गूमेंट पे काम कर रहे हैं, जो एग्जिस्ट बहुत बड़े डिस्कोर्सेज हैं, क्या उन्हीं के एस्पेक्ट, उसी के लीगेसी को आप कंटिन्यू कर रहे हैं, उसको क्रिटिक कर रहे हैं, या उसके बियॉन्ड आप चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप कि एग्जिस्टिंग जो आप काम कर रहे हैं उसका थ्योरेटिकल बेसिस क्या है, आपने वो आइडिया कहाँ से लिया है जिस पे आप काम कर रहे हैं, वो आप क्लियरली उसमें मेंशन होना चाहिए कि दिस इज माय थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। जैसे मान लीजिए इफ यू आर यूजिंग फूको और एनीवन एल्स, मैं बस नाम बता रहा हूँ, एनी हिस्टोरियन हु वर्कड ऑन हिस्ट्री, क्या आप उसी को एक्सटेंड कर रहे हैं, आपका काम उनका डिफरेंट है, या आप उनको क्रिटिक कर रहे हैं, या उस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से आप बियॉन्ड जो है वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ें मेथड्स का थोड़ा सा आपको जो है वो देखना पड़ता है जब भी आप पेपर करें।
मैंने पहले भी कहा कि जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, किसी भी जो रिसर्च स्टडी है, वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पे बहुत इंपॉर्टेंट करता है, क्योंकि एग्जिस्टिंग जो काम है उससे आप कैसे अलग चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। और नेक्स्ट आप कंक्लूजन पेज अगर आप आएंगे, तो कि अब इसके बाद आप काम करेंगे, डिटेल्स देंगे, सारी चीजें देंगे, फिर आप लास्ट में आके कंक्लूड जो है वो करने की कोशिश करते हैं। तो जनरली होता क्या है कि आप समराइज करते हैं पेपर को। नहीं, जरूरी नहीं है। आप एंड जब आप कर रहे हैं, क्योंकि समराइज तो आप एब्स्ट्रैक्ट में कर चुके हैं कि मैं ये सब चीजें इस पेपर में करना चाहता हूँ या करने की कोशिश करूंगा, तो उसकी जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना बताइए कि व्हाट यू हैव सॉन एंड व्हाट इज मीन फॉर द फील्ड, क्या आपने क्या किया है, क्या आपके आउटकम्स हैं। और फ्यूचर में आप कोई, मान लीजिए आपने काम किया किसी भी थीम पे, मान लीजिए आपने गांधी पे काम किया, या गांधी के इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट पे काम किया, इमोशंस पे काम किया, व्हाटएवर, या आपने जेंडर पे काम किया, तो आप उस पर लिमिटेशन भी बताएं कि मेरे काम की लिमिटेशन क्या है, सोर्सेज लिमिटेशन है या कोई और लिमिटेशन है, वो भी मेंशन करें। और जो फ्यूचर में लोग उन पे काम करना चाहते हैं, उनको आप सजेस्ट भी करें कि आप ये सब काम कर सकते हैं, यू कैन डू दैट, you can explore this area, you can explore this area, you can explore this aspect of Gandhi or Ambedkar or Veer Savarkar or 1857, whatever, कोई भी आप जो भी काम कर रहे हैं, तो you should clearly mention in your conclusion कि in future the scholars can explore these aspects of particular individual या particular period। कोशिश ये करें कि बहुत बोल्ड जो है जजमेंट्स ना दें। कोशिश करें कि माय वर्क सजेस्ट, रिकमेंड्स, है ना, इस तरह के वर्ड्स यूज करेंगे तो बेहतर है। आप डायरेक्टली बोल्ड करेंगे फिर आप क्वेश्चनेबल, क्योंकि आप एक सजेस्ट कर सकते हैं, एक रिकमेंड कर सकते हैं, है ना, आप ये क्लेम नहीं कर सकते चीजों को। क्लेम आप कर सकते हैं, बट बहुत ज्यादा बोल्ड आप जजमेंट कंक्लूजन में एटलीस्ट ना करें। जनरली आप देखेंगे जितने भी बड़े हिस्टोरियंस हैं वो इसी तरह के वर्ड्स जो है कंक्लूजन या कंक्लूजन वाले पार्ट में यूज करते हैं कि माय स्टडी रिफ्लेक्ट, है ना, दिस स्टडी सजेस्ट, दिस स्टडी प्रपोज्ड, दिस वर्क अज्यूम्स। तो आप इस तरह के वर्ड्स यूज करेंगे तो फिर आप वो बोल्ड जजमेंट नहीं रहेगा, फिर आप एक बेहतर एक कंक्लूजन लिख रहे हैं, राइट। इसके अलावा फिर एक्नॉलेजमेंट है, जो मुझे लगता है आप ज्यादातर इस चीज से फैमिलियर हैं कि आपका जो भी आपने पेपर लिखा है इसमें किसी ने कोई मदद की है, कोई एजेंसीज ने काम किया है, SHR ने कोई पैसा दिया है, किसी फंडिंग हुई है, किसी ने आपको गाइड किया है, किसी ने आपको काम को जो है वो प्रूफ रीडिंग की है, वो सारी चीजें की हैं, तो वो आप एक्नॉलेजमेंट में जो है कर सकते हैं। अब एक गुड रिसर्चर के लिए, एक गुड पेपर के लिए कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब ऑफ कोर्स पहले तो आप पेपर जो है वो पब्लिश कराएं, जो भी आप पेपर हैं, ये नहीं कि आपने पेपर घर पे रखा हुआ, देन देयर इज नो पॉइंट टू डू रिसर्च। आपने कोई काम किया है तो इट मस्ट बी पब्लिश्ड। अब आप कैसे जर्नल में भेज रहे हैं वो भी आपको देखना पड़ेगा, पीयर रिव्यूड है, UGC केयर। आजकल क्या है कि मैं तो आप लोगों को सबको सजेस्ट ही करूंगा कि आप UGC केयर जर्नल्स में पेपर भेजें। इसका फायदा ये कि जब भी, आजकल एक ट्रेंड भी है और आजकल होता क्या है कि जब भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या आप एकेडमिक्स में कोई कुछ करना चाह रहे हैं, तो आप आजकल ज़्यादातर लोग जो UGC के लिस्टेड जर्नल हैं, जो जिनको UGC जो है खुद सुपरवाइज करती है, उन पे मॉनिटरिंग करती है, उन जर्नल्स में आप पेपर भेजें। ठीक है, कोई बात नहीं, रिजेक्ट होता है कोई बात नहीं, कमेंट्स आएंगे, सजेशंस आएंगे, आप उन पे काम करें, उनको और बेहतर करने की कोशिश करें। ये नहीं कि आपका ओके पेपर रिजेक्ट हो गया तो जो है आप डिसअपॉइंट हो रहे हो, नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। आपका पेपर एक जगह जो है रिजेक्ट हुआ, कंप्लीटली फाइन, उन्होंने कुछ सजेशंस दिया आपको, कुछ रिकमेंड किया, आप उनको करिए, फिर उसको दोबारा से किसी दूसरे जर्नल में भेजिए। दूसरा, आप जब भी कोई पेपर भेजें, प्लीज कीप इन माइंड, आप पेपर तो आपका हिस्ट्री पे है,
और आप पेपर भेज रहे हैं साइंस जर्नल्स में, देन देयर इज नो पॉइंट। लोग आप सबसे पहले पूछेंगे तो साइंस जर्नल आपका पेपर यहाँ पे क्या, कौन पढ़ेगा इसको, इसका क्या रिलेवेंस है। आपका काम लोगों तक तो पहुंचना चाहिए और सही जगह पे पहुंचना चाहिए। आजकल क्या लोग कुछ भी कहीं पे भी जो है पेपर भेज रहे हैं। जैसे मैंने अभी क्या, मैंने कास्ट अमंग मुस्लिम्स पे काम किया मेवात के कॉन्टेक्स्ट में, तो मैंने उसको किसी हिस्टोरिकल जर्नल में नहीं भेजा, मैंने उसको सोशियोलॉजिकल जो और हिस्टोरिकल दोनों तरह के पेपर को पब्लिश करते मैंने वहां पे भेजा, जिससे कि मेरे पेपर की रीच बढ़े, लोगों तक पहुंचे, ब्रॉड जो है लोग रीडर जो है उनके पास पहुंचे। और इसी वजह से मुझे कई बार कहीं कहीं से मेल आ जाते हैं, अप्रिसिएशन भी हो सकता है, कई बार कमेंट्स भी होते हैं, सजेशंस भी होते हैं। बड़े बड़े हिस्टोरियंस ने मुझे कई बार जो है कमेंट किया है मेरे आर्टिकल्स को लेके। तो आप जो भी थीम पे काम कर रहे हैं, उस थीम से रिलेटेड जर्नल्स में पेपर भेजें, है ना, पेयर रिव्यूड में भेजें, स्कॉपस में भेजें, यूजीसी केयर में भेजें। तो आप जो भी जिसमें भी आप भेजना चाहें उसमें आप भेजें। इसके अलावा मैन्युस्क्रिप्ट जो भी आपका है, जो भी पेपर आपका है, वो प्रॉपरली एडिटेड होना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी में पेपर जो है पब्लिश कर दे, उसमें सही से फुटनोटिंग नहीं हुई है, ग्रामेटिकल इशूज है। ठीक है, ग्रामेटिकल चल सकते हैं, ठीक है, मुझे इतने चेंज नहीं है, कंप्लीटली फाइन। लेकिन बाकी फुटनोटिंग, एंड नोट्स पे कुछ कर रहे हो आप, या आप ऐसा वर्ड यूज करो जिससे आपका मीनिंग ही चेंज हो जा रहा है, तो फिर आपका इतना इफेक्टिव पेपर नहीं होगा। तो आपका जो भी पेपर है, इट शुड बी प्रॉपरली एडिटेड फॉर ग्रामेटिकल एरर्स। अब आजकल क्या, आई एम फ्रॉम हिंदी बैकग्राउंड, तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो मैं अलग अलग ऐप्स का भी यूज, जैसे ग्रामरली कैन हेल्प यू आउट। तो ऐसे कुछ ऐप्स भी हैं जो आपको मदद कर सकते हैं, बट दे आर वेरी कॉस्टली, मंथली उनका बहुत कॉस्ट है, बट यू कैन यूज इट। या आप अपने दोस्त को भेज दें, यू कैन पे फॉर इट, कि अक्षित ये मेरा पेपर है यार, आपकी संस्कृत अच्छी है या हिंदी अच्छी है, प्लीज गो थ्रू इट, अगर कहीं ग्रामेटिकल इशूज हैं तो आप इसको थोड़ा सा देखिए। आप आपस में बनाएं, दोस्त फ्रेंड सर्कल में भेजें, कोशिश करें फ्रेंड सर्कल में भेजें, फिर टीचर्स के पास भेजें, या आप अपने सुपरवाइजर के पास भेजें, या गाइड के पास भेजें, या किसी और बड़े हिस्टोरियंस के पास भेजें। कोशिश करें पहले अपने फ्रेंड्स के पास भेजें, यार इसको देखने एक बार कहाँ आपको कुछ लग रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स आपका अंडरस्टैंडिंग और उसके देखने की चीजें डिफरेंट हो सकती हैं, है ना। तो जो भी आप पेपर बनाएं, लिखें, उसमें प्रॉपरली आप फुटनोटिंग देखें, है ना, ग्रामर थोड़ा देखें, कैप्शंस आपने कुछ दिए तो वो देखें, टेबल्स देखें, ग्राफ्स आपने यूज किए तो वो सारी चीजें देखें, टेबल्स सारी चीजें, तो प्रॉपरली आप एक चीज उसमें देखें, तब फिर फायदा है पेपर का, है ना। तो ये सारी चीजें जो आप, मुझे लगता है कि कोई भी पेपर आप जब लिखें तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। आप ये तो मुझे लगता है कि रिजल्ट्स हैं, तो ये हम ऑलरेडी हो चुका है इस पे हमारा डिस्कस। अब सबसे बड़ा जो चैलेंज है आजकल लोगों को, वो होता है कि आप सोर्स मटेरियल को कैसे एक्नॉलेज करें, है ना, और या रेफरेंसेस आप कैसे दें। एनीवन कैन टेल मी कि रेफरेंस क्या होता है, व्हाट इज रेफरेंस? आप अनम्यूट कर सकते हैं अगर। जी केपी। जी सर, सबसे पहले तो नमस्कार, मेरा नाम कर्तव्य है। सर, रेफरेंसेस में हम लोग मतलब कुछ ऐसी किताबों को के बारे में बताते हैं कि हाँ, हम लोग में से कि अगर मेरे कोई रिसर्च पेपर मैंने लिखा है तो मैंने डिफरेंट बुक्स वगैरह से जो रिसोर्सेस मैंने लिए हैं उनके बारे में बताऊंगा कि आप इसको अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को जिसका मैंने मेंशन अपने रिसर्च पेपर में किया है थोड़ा बहुत, तो आप उस बुक को पढ़ सकते हैं। तो उस बुक के बारे में मैं बताऊंगा कि ये बुक इनके द्वारा लिखी गई है और ये बुक का नाम वगैरह सब चीज। देखो, ये एक्नॉलेजमेंट होता है कि भाई यू आर राइटिंग द पेपर और आपने कहीं से कुछ आइडिया लिया है, कोई इंफॉर्मेशन लिया है, कोई सोर्स आपने कहीं से यूज किया है, तो आप उसको एक्नॉलेज करना है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि उसको एक्नॉलेज कैसे करना है।
प्रॉब्लम ये कि साइटेशन के अलग अलग तरीके हैं, MLA है, ASA है, APA है, शिकागो का है, स्कूल ऑफ साइटेशन है, वो अलग चीज़ है। क्योंकि ये आप ध्यान रखिए कि जो भी आप पेपर जो है लिख रहे हैं वो ज़्यादातर शिकागो मैनुअल को मानते हैं, है ना, फुटनोटिंग में भी, एंड नोट्स में भी, या फिर बिब्लियोग्राफी अगर है तो वो भी, या फिर टेबल को कैसे करना है, ग्राफ्स को कैसे करना है। तो एक तो आप कोई एक मतलब, अब होता क्या है कि ज्यादातर जर्नल्स जो है कई बार शिकागो की करते हैं, तो कई बार APA को कब मांग लेते हैं, कई बार MLA को जो है वो मांग लेते हैं। जो फॉर्मेटिंग है फुटनोटिंग का, साइटेशन का, या रेफरेंस को एक्नॉलेज करने का, तो वो आप उससे मत घबराइए। होता क्या है कि कोई भी आप मान लीजिए किसी भी जर्नल में आप पेपर पब्लिकेशन के लिए भेज रहे हैं, तो उनका ऑथर के लिए कुछ चीजें होती हैं, फॉर द ऑथर्स जो होती है, कि आपको कितने वर्ड्स में, आपका फुटनोटिंग कैसा होना चाहिए, आपका पेपर का स्ट्रक्चर भी उसमें लिखा होता है कि आप पूरा स्ट्रक्चर जो है उनका प्रॉपर होता है, और फिर आपको कैसे फुटनोटिंग या एंड नोट्स को साइट करना है। तो वो क्या है कि आपका चेंज हो सकता है। कोई एक यूनिफॉर्म, पहली बात तो थ्रू आउट पेपर एक यूनिफॉर्म रेफरेंस होना चाहिए आपके पास, फॉर्मेटिंग एक होनी चाहिए। ये नहीं कि आप कहीं पे APA कर रहे हैं, कहीं पे ASA कर रहे हैं, कहीं पे MLA कर रहे हैं, कहीं आप शिकागो कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, नहीं, चूज वन, फिर उस हिसाब से चीजें करिए। फिर क्या होता है कि मान लीजिए फिर आप वो चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द जर्नल्स डिमांड्स या जर्नल्स रिक्वायरमेंट। कई बार आपको रेफरेंस विद इन जो है पेज जिस पे आप लिख रहे हैं उस पे देना होता है, कई बार आपको एंड नोट देना होता है ना, कई बार आपको पेज के नीचे इंफॉर्मेशन देनी होती है, कई बार आपको जहां आपने कोटेशन दिया है वहीं पर आपको ऑथर नेम और ईयर और ये पेज नंबर लिखना पड़ सकता है। तो वो वेरी करता है, वो कोई यूनिफॉर्म नहीं है किसी का। हर एक जर्नल्स का अपना अपना तरीका है रेफरेंसिंग का और फुटनोटिंग का और एंड नोट्स का। तो उससे आप ना घबराएं, क्योंकि हर एक जर्नल्स अपनी क्लियर उनके गाइडलाइंस होती हैं जो ऑथर्स के लिए होती हैं। तो जब भी आप किसी भी जर्नल में पेपर भेजें, पहले ऑथर्स गाइडलाइंस क्लियरली पढ़ ले। होता क्या है कि आपने ऑथर्स गाइडलाइन के हिसाब से पेपर भेजा नहीं है, तो वो कंसीडर ही नहीं करते आपके पेपर को, फिर आपसे कहेंगे कि आप इसको पहले हमारे ऑथर्स गाइडलाइंस को पढ़िए तब भेजिए। तो पहले प्लीज क्लियरली रीड जो भी जर्नल को आप भेज रहे हैं, जो भी उनकी ऑथर्स गाइडलाइन है या वो ऑथर्स से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कई बार सबसे बड़ा चैलेंज होता है वर्ड्स। मान लीजिए जो अच्छे जर्नल्स है वो 7,000 8,000 से ज्यादा वर्ड्स मांगते हैं, कुछ जर्नल्स ऐसे जो 3,000 वर्ड्स मांगते हैं, कुछ जर्नल्स ऐसे जो 5,000 वर्ड्स में आपको रिसर्च पेपर मांगते हैं, कई ऐसे हैं जो 4,000 वर्ड्स, 4,500 वर्ड्स, 6,000 वर्ड्स, 7,000, 8,000, बट ICHR और बड़े बड़े जर्नल्स हैं ज्यादातर मोर देन 7,000 वर्ड्स में आपका पेपर जो है वो मांगते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आप जिस भी जर्नल को आप अप्रोच करें, जिस भी जर्नल को आप पेपर भेजें, पहले आपके उनके बनाए हुए मैनुअल जो हैं या ऑथर्स को जो सजेशंस हैं, रिकमेंडेशंस हैं, वो आप प्रॉपरली देख लें। दूसरा, मैं आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि आजकल एक बड़ा दिक्कत है कि लोगों को सही तरीके से साइटेशन नहीं आता है या यूनिफॉर्मिटी नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि कई बार आपने इवन प्राइमरी सोर्स को भी आपको दोनों कोमा के अंदर रखना होगा, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड देन फुल स्टॉप भी लगाना है आपको, तब आपका प्रॉपर साइटेशन होगा। नहीं तो फिर सारा जो है वो चोरी में आ जाएगा, प्लेगरिज्म में आ जाएगा, है ना। तो वो सारी चीजें मैं बताऊंगा कि आपको कि कैसे उसको आगे आप कर सकते हैं। जैसे जनरली आर्टिकल में क्या होता है कि आपके एंड नोट्स होते हैं या फुट नोट होता है, इसमें बिब्लियोग्राफी उतना मैटर नहीं करता है, राइट। बिब्लियोग्राफी ज्यादातर थीसिस में काम आता है, उसमें फिर आपको पूरा अलग अलग क्राइटेरिया बनाने पड़ते हैं, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, इंग्लिश सोर्सेज, उर्दू सोर्सेज, मराठी सोर्सेज, है ना, संस्कृत सोर्सेज,
राइट। फिर वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में कोई सोर्सेज है तो वो सब आपको अलग अलग कैटेगरीज जो है बनानी पड़ेंगी। प्राइमरी अलग, सेकेंडरी अलग, गजेटियर्स अलग, सेंसस रिपोर्ट्स अलग, कॉलोनियल रिपोर्ट्स अगर है तो वो उनको अलग तरीके से डिफरेंशिएट करना होगा। न्यूज़पेपर्स है तो उसको अलग तरीके से करना होगा। इंटरव्यू है तो उसको बिल्कुल अलग तरीके से करना होगा। और उसके लिए हर एक मैन्यूअल जो भी मैं बता रहा हूँ, चाहे शिकागो हो, एस हो, एपी हो, एमएल हो, उनका एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग और वो रिवाइज होता रहता है। प्लीज कीप इन माइंड, कई बार आपके आउटडेटेड जो है आपके पास मैन्यूअल है, नहीं आपके पास जो लेटेस्ट हो उसको आप फॉलो करें और इस हिसाब से फिर अपना जो है चीजें करें। लेकिन जनरली आर्टिकल्स में क्या होता है, उसमें हार्डली हम प्राइमरी सेकेंडरी में डिस्टिंग्विश कर पाते हैं या डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। नहीं, जरूरी नहीं है आप प्राइमरी सेकेंडरी सबको एक साथ, आपको भी फुटनोट है तो आपको एक साथ करना पड़ेगा। हाँ, बिब्लियोग्राफी में यू कैन फॉलो, है ना। फिर आपके पास पूरी डिटेल होनी चाहिए कि पहले आपको ऑथर नेम का लास्ट नेम आएगा, फर्स्ट नेम आएगा, राइट, ईयर ऑफ पब्लिकेशन पहले आएगा या पब्लिशर पहले आएगा, पेज नंबर कैसे लिखना है, पी डॉट लिखना है नहीं लिखना है, आईबीडी लिखना है नहीं लिखना है। तो वो ऐसी चीजें जो हर एक जर्नल ने अपना बनाया हुआ, तो आपको उस हिसाब से फिर अपनी चीजें जो है वो बनानी पड़ेंगी। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये स्टैंडर्डाइज वे है एक्नॉलेज करने का चीजों को। अलग अलग जो है साइटेशन सिस्टम है, हार्वर्ड है, अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन है, अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन है, शिकागो है, अदर अदर साइटेशंस हैं। एक फर्क जो आपको पता होना चाहिए वो ये कि एंड नोट और फुट नोट में क्या फर्क है। फुट नोट कोई बता सकता है क्या फर्क है बिना पीपीटी देखे? व्हाट इज नो डिफरेंस? सर, एंड नोट जो होता है ना, एक होता है फुट नोट। फुट नोट में मतलब कि हम कोई चीज लिख रहे हैं तो उसी के ना नीचे ही पेज के हमें ना फुट नोट देना होता है। एंड नोट वो होता है जो हमें ना एकदम लास्ट में एंड नोट देना होता है। जैसे कि हम कभी कभी क्या करते हैं, जब रिसर्च पेपर लिखते हैं तो ना एक पैराग्राफ एंड होने के बाद हम वहाँ पे संख्या लिखते हैं 12, 13, 15, तो उसको ना हम वो डिपेंड एंड करता नोट। है, 1 2 3 में लिख सकते हैं, रोमन में लिख सकते हैं या एबीसीडी के तौर पे भी लिख यस सकते हैं। या चलिए, एक्सलेंट। सी, अब क्या होता है कई बार कुछ जर्नल्स ऐसे हैं जो एंड नोट मांगते हैं, फुट नोट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो फिर एंड नोट है तो जैसे मान लीजिए आपने कोई भी चीज कोट की, वो चाहे विद इन कॉमा हो या आपने कोई जनरल किसी के आइडिया को लिया है, तो आपका खुद अगर आप वर्ड में जाएंगे तो वर्ड में रेफरेंस का एक सिस्टम होता है ऊपर। अगर आप जाएंगे, अभी तो मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, इसमें रेफरेंस है और उसमें फुट नोट है। उसमें दो चीजें बनी हुई हैं। जब आप फुट नोट पे जाएंगे, एंड नोट और फुट नोट, उस हिसाब से फिर अब वो आगे खुद मूव होता जाएगा। 1 2 3 4 5 6 वो खुद जो है उसका एक प्रोसेस है, वो आगे चलेगा। तो पहला तो आप कोशिश करें एंड नोट के साथ स्टार्ट करें, क्योंकि एंड नोट में क्या फुट नोट के साथ स्टार्ट करें, क्योंकि कई बार आपने पेपर लिख रहे हैं, आपको बार बार बैक में जाना पड़ रहा है, तो वो आपका टाइम कंज्यूमिंग है। तो आप कोशिश ये करें कि पेपर को बिगिन विथ फुट नोट, क्योंकि वो नीचे लिखा है तो आप उसमें करेक्शंस भी कर सकते हैं, पेज नंबर का भी ठीक कर सकते हैं, और वो सारी चीजें भी आप कर सकते हैं। तो एंड नोट और फुट नोट में फर्क यही है कि वो बिल्कुल फुट मतलब एंड कि पेज में नीचे जैसे आप जाएंगे तो आप फुट नोट मेंशन कर देंगे, और एंड नोट जो है वो बिल्कुल आपका जब पेपर खत्म हो गया है, एक्नॉलेजमेंट हो गया है, सारी चीजें हो गई हैं, कंक्लूजन हो गया है, फिर आप लास्ट में एंड नोट लिखते हैं। उससे पहले आप नोट्स भी लिखते हैं, खासकर पेपरों में तो आपको बिब्लियोग्राफ उतना लिखना नहीं है, तो आपको फुट नोट या एंड नोट ही लिखना है ना। तो अगर कहीं फुट नोट लिखा है तो आपको विद इन पेज में जो है उसका नीचे अपने आप आ जाएगा, वहां आपको लिखना है। अगर आप एंड नोट लिखा है तो फिर आप 1 लिखेंगे तो वो बिल्कुल लास्ट में एंड नोट में खुद जो है वो आ जाएगा। तो ये एक फर्क है जो एंड नोट और फुट नोट में, जो मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए। बाकी अलग अलग जो भी साइटेशन के मैन्यूल्स आप उसको फॉलो करें और कोई एक फॉलो करें। ज्यादातर जो हिस्ट्री में है वो शिकागो को ही ज्यादा जो है अहमियत देते हैं लोग ज्यादातर। अब साइटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। साइटेशन में क्या है कि आप मान लीजिए किसी का आइडिया भी आपने लिया है ना, और आपने उसको रिफ्रेश कर दिया है, अपनी लैंग्वेज में लिख दिया है, आपको फिर भी उसका क्रेडिट आपको देना पड़ेगा, एक्नॉलेज करना पड़ेगा
क्या आजकल क्या कर रहे हैं हम लोग, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, बहुत से लोग रिफ्रेज वाला ग्रामरली शायद करता है, राइट? वहां पे किसी का आइडिया को रिस्ट्रक्चर कर दिया, यहाँ पे डाला और उसको अपने नए तरीके से लिख दिया, और आपने कहा कि मेरा आइडिया है। नो नो, ये सब चीटिंग है। एकेडमिक्स में बता रहा हूँ मैं, ये प्लेजरिज्म में आता है, प्लेजरिज्म में आता है, और ये सही भी नहीं है। अगर आप, ठीक है, आपने किसी के आइडिया लिया और आप उसको अपने वर्ड्स में लिखिए, तब भी आपको ये मेंशन करने पड़ेगा कि दिस आइडिया इज डेवलप्ड बाय दिस स्कॉलर, या दिस नॉलेज जो मैंने इंफॉर्मेशन लिखी है, आई बोरोड दिस आइडिया फ्रॉम दिस स्कॉलर, तो उसका भी आपको फुटनोट में मेंशन करना पड़ेगा, साइटेशन आपको करनी पड़ेगी। समरी आप करें तब भी आपको देना पड़ेगा एंड में, ठीक है? आप उसको कॉमा, विद इन कॉमा मत रखिए, एंड मत करिए, बट फिर भी इन द एंड यू हैव टू मेंशन कि आई हैव बोरोड दिस नॉलेज और दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस बुक, दिस स्कॉलर एंड दिस बुक पब्लिश इन दैट ईयर, एंड पेज नंबर भी आपको मेंशन करने होंगे कि पेज नंबर एग्जैक्ट है, या फिर आप पूरा किताब पढ़े हैं, या फिर 20 to 30 पेजेस पढ़े हैं, 30 to 40 पेजेस पढ़े हैं, तो आपको उस हिसाब से फिर पीपी करके आपको चीजें लिखनी होंगी। इज इट क्लियर? तो आप मान लीजिए किसी स्कॉलर का आइडिया भी आपने लिया है, तो भी आपको वो एक्नॉलेज करना पड़ेगा। अगर ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं, दैट सोर्स इज कॉल्ड प्लेजरिज्म, और पेनल्टीज भी हैं, ये चीटिंग है, ये डकैती है, एकेडमिक डकैती है, फ्रेंकली स्पीकिंग। दूसरा, कई बार हम सही तरीके से कोट नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए आप किसी राइटर की कोई चीज को कोट कर रहे हैं, तो उसकी ना आप कॉमा हटा सकते हैं, ना स्पेलिंग चेंज कर सकते हैं, ना पंक्चुएशन आप हटा सकते हैं, कुछ नहीं, जो लिखा है एग्जैक्ट आपको लिखना पड़ेगा। तो उसमें कोई ऑप्शंस नहीं है कि आप कहीं से इज हटा दें, एम हटा दें, राइट, कहीं से कॉमा हटा दें, कहीं से स्पेलिंग गलत कर दें, नहीं कर सकते आप। एकेडमिक्स में आप जो भी चीज किसी से कोट कर रहे हैं, वो आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा, कोई गुंजाइश नहीं है। उसका मैं बताऊंगा कि आजकल सबसे बड़ा चैलेंज जो हो रहा है ज्यादातर लोगों को, कि मेरा तो प्लेजरिज्म बहुत ज्यादा आ रहा है, 30% है, 40% है, वो इसलिए हो रहा है कि आजकल इवन प्राइमरी सोर्सेज आर ऑनलाइन, तो आपको उनको सही तरीके से साइटेशन करना आना चाहिए। क्लियर? तो इसीलिए जब भी आप साइटेशन करें, तो उसमें बहुत बहुत ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है। आपको एक प्रॉपर आपके पास साइटेशन का मैनुअल होना चाहिए, और प्रॉपर कैसे साइटेशन करना है वो आपको पता होना चाहिए, तब आप बेहतर तरीके से जो है साइटेशन कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादातर जो थीसिस हैं, इवन इंक्लूडिंग माई, या ज़्यादातर पेपर्स हैं, उनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि वो साइटेशन सही से नहीं कर पाते हैं, कि प्राइमरी सोर्स को कैसे लिखना है, न्यूज़पेपर को कैसे लिखना है, यूट्यूब से कुछ लिया तो वो कैसे लिखना है, इटैलिक करना है, नहीं करना है। जबकि अगर आप मैनुअल फॉलो करेंगे तो वो सारी चीज़ें डिटेल में हर एक जो साइटेशन सिस्टम है उसने दिया हुआ है, लेकिन हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। कंफ्यूजन बहुत है, बहुत, सबसे ज्यादा जो लोग कंफ्यूज होते हैं वो साइटेशन में ही होते हैं। कहीं पे ईयर पहले लिख दिया, कहीं पे पब्लिशर को बाद में लिखा, कहीं पब्लिशर पहले कर दिया, कहाँ से पब्लिश हुआ वो लेट कर दिया, तो बहुत से चैलेंजेस हैं इसमें। लेकिन आपको क्या करता है कि आप पहले एक फॉलो करें, शिकागो को आजकल ज्यादा तो लोग फॉलो करते हैं, तो वो फॉलो करें, फिर आप जो भी जर्नल की जो रिक्वायरमेंट, आप उस हिसाब से अपने पेपर को रिस्ट्रक्चर करें। उसमें टाइम लगता है, इट विल टेक 1 hour 2 hour 3 hours समटाइम्स, बट यू हैव टू डू दैट, अदरवाइज तो फिर आपका पेपर एक्सेप्ट ही नहीं होगा, या वो रिव्यू के लिए ही वो पेपर को जो है वो नहीं भेजेंगे। अब फॉर्मेट क्या होना चाहिए, साइटेशन का फॉर्मेट क्या है? पहली साइटेशन आप, मैंने पहले भी कहा कि टेक्स्ट में भी कर सकते हैं, फुटनोट में भी कर सकते हैं, कई बार आप अपेंडिक्स में भी कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग इशू।
अब इंटरेस्टिंग बात ये है, क्योंकि ज्यादा लोग जो है वो या तो एंड नोट पे करते हैं, फुट नोट में जो है वो साइटेशन की जो भी चीजें हैं वो आप करते हैं। ये एक जनरल सजेशन है जो मैं आप सब लोगों को भी देना चाहता हूं, और मुझे लगता है कि मुझे भी इस पर सीखने की जरूरत है। पहली बात, कभी भी आपने आर्टिकल अगर किसी का पढ़ा होगा तो जो कोटेशन है डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, कोशिश करें कि वो ज्यादा पेपर में ना हो, रिसर्च पेपर में उतना ज्यादा ना हो। फिर लगेगा यार इनका अपना तो कुछ काम है ही नहीं, इन्होंने तो बाकी लोगों को पढ़ा है और उसी को उसमें लिख दिया। तो कोशिश करें कि मिनिमम हो, मिनिमम एटलीस्ट, जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ना हो, बट मिनिमम उतना कोटेशन जो है वो जो ना हो। दूसरा, डायरेक्ट करके कोटेशन ले रहे हैं तो आप ब्रीफ रखें उसको, और सिर्फ उसी को ले जो आपके पेपर्स में रिलेवेंट हो। अब क्या होता है, कई बार हम पूरे के पूरे 8-10 जो है सेंटेंस को एक साथ ले लेते हैं और आपको कई बार पता भी नहीं होता है कि आपके पेपर में क्या रिलेवेंट और क्या नहीं। तो अवॉइड करने की कोशिश करें ऐसी चीजें। कई बार आप लॉन्ग कोटेशन के बजाय आप रिफ्रेज कर दे चीजों को, है ना, उसकी एक समरी बना लें। उससे बेहतर है कि आप लॉन्ग कोटेशन करने के बजाय अपने वर्ड्स में उसको लिख दे, लेकिन बाद में फिर मेंशन कर दे कि दिस इज बोरोड फ्रॉम दिस बुक एंड रिटन बाय दिस ऑथर। तो वो आप कोशिश करें, मिनिमम करें, शॉर्ट करने की कोशिश करें। कई बार आप समरी लिखें तो ज्यादा बेहतर, एग्जैक्ट समरी लिख दें, उसको थोड़ा सा अपने वर्ड्स में कर दें, कंप्लीटली फाइन। आप अपना एक्नॉलेज कर दें कि जहां से आपने लिया है चीजें। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आजकल सबसे बड़ा चैलेंज है, ऐसे ही कई प्रोफेसर्स के मेरे पास आते हैं कि आप इसका प्लेगरिज्म चेक करवा के देख लीजिए। तो वो क्या है, उनको सही तरीके से साइटेशन चीजें नहीं होती। कई बार मेरे साथ भी प्रॉब्लम होती है। जैसे अगर मान लीजिए आपने कोई 100 वर्ड से नीचे कोई किसी का कोई कोट उठाया, किसी का कोई कंटेंट लिया, तो प्लीज कीप इन माइंड वो इन्वर्टेड कॉमा में होना चाहिए, बोथ साइड, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। अगर आपका इन्वर्टेड कॉमा में है, अगर कोटेशन में है, डबल कोटेशन मार्क्स हैं, तो फिर वो प्लेगरिज्म में नहीं आएगा। कहीं किसी भी सॉफ्टवेयर पे चेक कर ले, वो नहीं आएगा। और आपने क्या किया कि आपने, अब मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुई थी फ्रैंकली स्पीकिंग, जब मैं पीएचडी की थीसिस लिख रहा था तो मैं प्राइमरी सोर्स यूज कर रहा था, मैं नेशनल आर्काइव से वो सोर्स यूज किए थे, लेकिन वो सोर्स एक्चुअली में ऑनलाइन अवेलेबल है। तो बार बार वो उसको कैच कर ले रहा था सॉफ्टवेयर कि ये तो यहां से है। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैंने पहला चैप्टर, सेकंड चैप्टर जब मैंने प्लेगरिज्म चेक किया था तो उसमें शायद 76% प्लेगरिज्म था। वो क्यों हुआ? क्योंकि मैंने सही तरीके से प्राइमरी सोर्सेज को साइटेशन नहीं किया। मुझे चाहिए था कि मैं इन्वर्टेड कॉमास में उसको रखूं, लेकिन नहीं कर पाया। तो फिर मुझे बाद में समझ आया कि आप इवन प्राइमरी सोर्स में भी कोशिश ये करें कि आप इन्वर्टेड कॉमास में चीजों को रखें, क्योंकि आजकल बहुत बड़े स्तर पर कंटेंट ऑनलाइन है। प्राइमरी सोर्सेज आर लार्जली ऑनलाइन। तो आप जो भी चीज किसी का कोट करें तो उनको इन्वर्टेड कॉमास में रखें। कई बार हो सकता नहीं आए प्लेगरिज्म में, लेकिन फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए, आपको प्लेगरिज्म से बचने के लिए, प्लेजरिज्म से बचने के लिए आप वो मेथड अडॉप्ट करें। अब कई बार बड़ा कोटेशन है कोई मैंने कहा था कि आप फुल स्टॉप भी लगाना है, आप फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे तब भी प्रॉब्लम है। आपको फुल स्टॉप लगाना है, विद इन इन्वर्टेड कॉमास रखना है, तब आपको आगे बढ़ना। फिर जो रीडर उसको भी समझ आ जाएगा कि यहाँ पे कोटेशन खत्म हो गया, अब ये उनका अपना कंटेंट है। राइट। अच्छा, दूसरा, आप मान लीजिए बहुत बड़ा लॉन्ग कोटेशन है, तो लॉन्ग कोटेशन को आपको इन्वर्टेड कॉमास में करने की जरूरत नहीं है, आप उसको इंडेंट कर दें। मतलब एक स्पेस होता है, जैसे अलग अलग जर्नल्स का ये कि वन साइड 0.5 या 1,
उधर भी आप 1 करना है और वो इंडेंट हो जाएगा, बीच में आ जाएगा। वो भी समझ आता है कि जो इंडेंट कंटेंट है ये दिस इज आल्सो कॉटेड। तो अगर 100 वर्ड से ज्यादा वर्ड्स को आप कोट कर रहे हैं किसी का भी, तो आप उसको इंडेंट कर दें विद इन योर रिसर्च पेपर। एक स्पेस होता है, वो अलग अलग फॉर्मेटिंग में अलग अलग स्पेस होता है, जनरली 0.5 ऑन लेफ्ट, 0.5 ऑन द राइट। तो उससे क्या होगा, वो क्लियर हो जाएगा क्योंकि आपका बाकी कंटेंट और इस कंटेंट में बिल्कुल फर्क हो जाएगा, एक स्पेस डिफरेंस हो जाएगा जिसको आप इंडेंट कहते हैं। तो अगर लॉन्ग कोटेशन है तो आप उसको इंडेंट कर दें। अब यहां पे भी कई बार डबल कोटेशन की या कोटेशन मार्क की जरूरत पड़ती है, उसको कॉमा में कई बार रखने की जरूरत पड़ती है, कई बार नहीं भी पड़ती है। कई बार कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो इंडेंटेड जो कंटेंट उसको भी पिक कर लेते हैं या कैच कर लेते हैं, कुछ ऐसे हैं जो नहीं कर पाते हैं। तो आप चाहो तो उसको भी इन्वर्टेड कॉमास में कर सकते हैं, अगर नहीं कर पा रहे इट्स कंप्लीटली फाइन। फिर भी कोशिश ये, ज्यादातर सॉफ्टवेयर जो है वो कैच नहीं कर पाते हैं अगर इंडेंटेड आपने कोई कंटेंट दिया हुआ है, राइट। तो ये चीज जो है ये बहुत बड़ा चैलेंज है आजकल, खासकर लोगों को, उनको आइडिया नहीं है। वो बार बार प्लेगरिज्म आता रहता है कि वो कहते रहते हैं कि मैंने तो प्राइमरी सोर्स से लिया और मैंने उनका सोर्स, और प्लीज कीप इन माइंड आपने फुटनोट में मेंशन किया हुआ है कि ये यहां से लिया है, बट फिर भी वो प्लेगरिज्म में आएगा। तो आपको इस चीज पे ध्यान रखना है कि इन्वर्टेड कॉमास में रखना है, फिर फुल स्टॉप भी लगाना है या इंडेंटेड करना है आपको, तब वो फिर आपका जो है प्लेगरिज्म में चेक जो है नहीं कैच कर पाएगा। दूसरा, मैंने पहले भी कहा कि ये एक मेजर कंसर्न है। हर चीज आजकल ज्यादातर चीजें ऑनलाइन हो रही है, प्राइमरी सोर्सेज मेजॉरिटी आजकल अलग अलग, चाहे आर्काइव्स हों, स्टेट आर्काइव्स हों, है ना, अलग अलग रिसर्च बेस्ड एजेंसीज हों, वो सब आजकल डिजिटलाइज करने पे लगे हुए हैं कंटेंट को, राइट। तो अगर आपने बेहतर तरीके से चीजें की हुई है रिसर्च, अब मैं आपको बताऊं, मैं आपको फ्रेंकली बता रहा हूं, मान लीजिए किसी प्रोफेसर ने 10 साल पहले कोई पेपर पब्लिश किया है, या मैंने कोई 10 साल पहले पेपर पब्लिश किया, और मैंने उसको उस सिस्टमेटिक तरीके से साइटेशन नहीं किया, तो वो सब प्लेगरिज्म में आएगा। आजकल हर एक पेपर का प्लेगरिज्म चेक होता है, हर एक पेपर का। जब आपके प्रमोशंस होंगे, आपका अपॉइंटमेंट्स होंगे, तो हर चीज प्लेगरिज्म चेक होता है आपका आर्टिकल्स का, और तब आप बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। ऐसा आजकल ज्यादातर प्रोफेसर के साथ हो चुका है कि उन्होंने 10 साल पहले पेपर पब्लिश कर लिया, उसको प्रॉपर फॉर्मेटिंग में नहीं किया, या एक ही चीज को बार बार अलग अलग जगह पे पब्लिश करा दिया, तो फिर वो आएगा और फिर आपका प्लेगरिज्म जो है वो भी 10% से ज्यादा आएगा। तो आपको इस चीज से बिल्कुल बचना है, अवॉइड करना है कि आप प्रॉपर कोटेशन आपके पास होना चाहिए। शॉर्ट कोटेशन तो है तो कैसे करना है, लॉन्ग कोटेशन है तो कैसे करना है, और इवन आपने कोई चीज लिखी हुई है, आप उसको रिफ्रेज किया है, तो तब भी आपको वो, या पैराफ्रेज किया है, तब भी आपको उसका एक्नॉलेजमेंट देना है। तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट सजेशन जो आपको अभी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अभी से देखेंगे तो फिर आपको ये इश्यूज नहीं होंगे जो बहुत से लोगों को आजकल फेस करने पड़ रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि सॉरी, मतलब आपकी इन्वॉल्वमेंट कम है इसमें, बट आप पहले जिस भी पेपर, आप मान लीजिए कोई भी पेपर आपने लिखा, अब ऑब्वियसली बात है आप उसको हो सकता है पीयर रिव्यूड में भेजें, यूजीसी के लिस्ट जर्नल में भेजें, या फिर स्कॉपस में भेजें, या बहुत अच्छे रेपुटेड जर्नल्स में भेजें। पहले आप उस जर्नल, जो भी आप जर्नल में भेज रहे हैं, आप जो एरिया पे आपने काम किया उससे रिगार्डिंग वो जर्नल हो। अब काम आपका अम्बेडकर पे भेज आप साइंस में रहे हैं, देयर इज नो पॉइंट। या आपने काम लिटरेचर पे किया और आप भेज केमिस्ट्री में या फिजिक्स में भेज रहे हैं, कहीं भेज रहे हैं, देयर इज नो पॉइंट। तब तो वो एक तरह से चीटिंग है, क्योंकि उसको कोई पढ़ेगा ही नहीं। साइंस के प्रोफेसर को क्या लेना है आपके पेपर से, है ना। तो ये चीजें हैं। दूसरा,
जिस भी जर्नल में आप भेजें उसका अबाउट ऑथर या ऑथर के लिए जो गाइडलाइंस हैं, अब पेपर गाइडलाइंस जो है वो प्रॉपर फॉर्मेटिंग में पढ़ें, फिर अपने पेपर को रिस्ट्रक्चर करें। कई बार आपका पेपर उस हिसाब से नहीं होता, तो फिर आप पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर में करके फिर उनको भेजिए। कई बार वर्ड लिमिट बहुत इशू होता है, वो मांग रहे 5000 वर्ड्स, आपने लिखा हुआ 8000 वर्ड्स, तो आपको फिर उसको प्रिसाइज भी करना पड़ेगा। अब उसमें फिर आपको देखना पड़ेगा कि क्या इररिलेवेंट है जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं। तो आप जो भी जर्नल है उनके गाइडलाइन के हिसाब से अपना पेपर पब्लिश करें। अभी आप सोचिए कि मेरे एक पेपर मैंने एक अच्छे जर्नल में भेजा था, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि मैंने जो प्राइमरी सोर्स था वो राजस्थानी या मेवाती लैंग्वेज में था, ओरल हिस्ट्री। अब वो कह रहे हैं कि हमें तो इंग्लिश में इसको करके दो आप। तो मैंने इंग्लिश में करके दिया उनको, मैंने उसी को जो था उसको इंग्लिश में लिखा, कोशिश की कि बेहतर तरीके से उसको लिख पाऊँ। तो ये एक भी चैलेंज होता है कई बार, तो आपको उस हिसाब से फिर चीज़ें करनी पड़ती हैं, अदरवाइज तो मेरा पेपर रिजेक्ट हो जाता है अगर मैं उसको करके उनको रिवाइज करके ये चीज़ें नहीं करता। आप सरप्राइज होंगे कि मेरे कुछ पेपर जो मैंने इनिशियली भेजे थे मैंने बहुत रेपुटेड जर्नल्स में भेजे। क्यों? क्योंकि मैं चाह रहा था कि वहां से कुछ रिव्यू आए। आप कोशिश करो अच्छे से अच्छे जर्नल में भेजो, जिससे कम से कम आपको एक रिव्यू मिले, कुछ कमेंट्स मिले, सजेशंस मिले। कई बार मैंने मेरे पेपर पर इरफान हबीब और अलग अलग लोगों को मैंने अलग अलग जो जर्नल्स में काम कर उनको भेजा और उन्होंने अपने कमेंट्स और सजेशंस दिए। सुनील कुमार ने एक बार, मेरे प्रोफेसर सुनील कुमार ने मेरा पेपर जो है वो मैंने भेजा था और उन्होंने बहुत लेंदी एक जो है कमेंट्स किया था उस पर। तो मैंने उनको फिर इनकॉर्पोरेट करके अपने पेपर को फिर दोबारा भेजा एंड दे पब्लिश। तो अब कोई भी पेपर हो उसको एक प्रॉपर जो स्पेसिफिक जर्नल जो आपका काम से रिगार्डिंग उस पर भेजें, प्रॉपर फॉर्मेटिंग में भेजें, ऑथर्स गाइडलाइंस के हिसाब से भेजें, वर्ड्स लिमिट्स देख लें, तब उसको आप भेज। फुट नोटिंग देखें, एंड नोट देख लें, बिब्लियोग्राफी अगर मांगे तो वो भी सारी चीज़ें देखें, है ना। वो सारी चीज़ें करके फिर आप एक जर्नल चूज करें और उसके हिसाब से फिर आगे चलें। अब सबमिशन करें, उसका फीडबैक का वेट करें। कई बार फ्रैंकली स्पीकिंग आजकल 6-6 महीने जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है मेल का। मुझे कई बार एक पेपर मेरा 2-2.5 साल में छपा था, क्योंकि आजकल क्या यूजीसी केयर जर्नल में हर कोई पेपर भेज रहा है और उनकी भी लिमिट है कि वो 300 जो है 300 पेज से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं या 10-15 पेज से ज़्यादा पेपर से ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। एनुअली वो पेपर छपता है तो फिर आपको 1 साल पूरा इंतजार करना पड़ता है। तो आप वेट करें और एक टाइम पे एक ही जर्नल में पेपर को भेजें। हम क्या करते हैं, एक पेपर को 10 जगह भेज दिया और पता चला एक जगह एक्सेप्ट हो गया, 2 जगह एक्सेप्ट हो गया, फिर आप क्या करोगे? तो आप जो भी एक पेपर भेजें, एक जर्नल भेजें, वेट करें। आप उसको रिमाइंडर डाल सकते हैं कि सर आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, योर कमेंट्स और सजेशंस और व्हाटएवर। लेकिन आप कोशिश करें कि ऑन वन टाइम एक पेपर एक ही जगह पे भेजें और उनका वेट करें। और अगर कोई सजेशंस मांगे हैं या कमेंट्स किया है या कुछ रिकमेंड किया है तो आप वो सब चीज़ें करके फिर दोबारा से उनको उन्हीं को भेजें। वो कहते हैं कि रिजेक्टेड है, आप दूसरा यू कैन सर्च फॉर अनदर जर्नल जो आप रिलेटेड है तो आप वहाँ भेज सकते हैं, दैट्स कंप्लीटली फाइन। तो कोशिश करें कि एक पेपर को एक ही जगह पे आप भेजें, है ना। अब ये सारी चीज़ें जो अब रिजेक्ट हो गए तो क्या करना है, ये सब ज़्यादा मॉरलिटी वाली चीज़ें हैं। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। तो मैं इससे इतना ही कहना चाहूँगा कि जब भी आप कोई पेपर जो है वो स्ट्रक्चर करें, सोचें, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें कि टाइटल शुड बी प्रॉपर। कोशिश करें कि बहुत सिंपल वर्ड्स में जो बेहतर तरीके से डिपेक्ट कर सके आपके पेपर को, कंप्लीट पेपर को, वो आप चूज करें। एब्स्ट्रैक्ट अच्छा करें, जो भी एब्स्ट्रैक्ट में डिमांड होता है। अब ये क्या होता है, कई बार लोगों को ये नहीं पता एब्स्ट्रैक्ट लिखना कैसे है। कुछ नहीं करना, एग्जिस्टिंग वर्क्स बताने हैं, आपको अपना काम बताना है, रिसर्च मेथोडोलॉजी बतानी है और आप सोर्स क्या यूज करें वो बताना है और आपका ऑब्जेक्टिव्स क्या है। दैट्स कंप्लीटली फाइन, क्योंकि आप वो सारी चीजें तो कंक्लूजन में बताएंगे। फिर आपको कंक्लूड, बहुत से स्टूडेंट्स को मैं जब केएमसी में पढ़ाता था तो मैंने कंक्लूजन पे बहुत काम किया, क्योंकि मेरा हमेशा मन होता था कि लोग जो है अच्छा मैं टेस्ट लेता था जनरली, कई बार असाइनमेंट भी लेता था, मैं जर्नली टेस्ट लेता हूँ। तो बच्चे क्या करते हैं, जो ऊपर लिखी हुई चीज़ है उसी को कंक्लूजन में रिपीट करते हैं, अपना कहीं कुछ नहीं है।
नहीं, मैंने कंक्लूजन में आपको पीपीटी में भी दिखाया था कि कंक्लूजन में वो सारी चीजें रिपीट करनी नहीं है। अपना कुछ अलग अगर आप सोच रहे हैं उस चीज पे तो वो आप मेंशन करें, तब देखिए जो भी है आपके असाइनमेंट्स को या टेस्ट को पढ़ेगा तो उसको मजा आएगा कि हाँ कम से कम वो कुछ बियॉन्ड सोच रहे हैं, कुछ क्रिटिकल सोच रहे हैं। कॉपी पेस्ट नहीं करना, ऊपर जो लिखा वही रिपीट करे, देयर इज नो पॉइंट। आप समराइज कर सकते हैं, दिस कंप्लीटली फाइन, बट बाकी चीजों को अवॉइड करने की कोशिश करें। तो पेपर का टाइटल, फ्रॉम देन एब्स्ट्रैक्ट एंड ऑफ कोर्स देन कीवर्ड्स, और फिर इंट्रोडक्शन, फिर आपका मेन कंटेंट, फिर आप हमारे क्या हो कि साइंस में तो क्या होता है अलग अलग चीजें होती हैं, डिस्कशंस होते हैं, डाटा एनालिसिस होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, बट हमारे खासकर सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज में उतना इशूज नहीं है। आपको अपना कंटेंट लिखना है, इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखना है, एरिया बताना है, लिटरेचर रिव्यू को थोड़ा डिस्कस करना है, अपना काम जो आपका है वो जो है लिखना है, फिर आपको कंक्लूड कर देना है, एक्नॉलेजमेंट होगा, फुटनोट या एंड नोट्स, आपका पेपर खत्म। हाँ, टेबल में फॉर्मेटिंग करनी होगी, हो सकता है जो है ग्राफ्स में आपको फॉर्मेटिंग करनी होगी, वो सारी चीजें आपको अकॉर्डिंग टू जो है जर्नल वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से करने पड़ेंगे। तो मैं इतना कहूँगा कि आप पेपर लिखते वक्त ओरिजिनलिटी पे फोकस करें, नॉवेलिटी पे फोकस करें, कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करें। ये नहीं कि रिपीटेशन चीजें हो तो देन देयर इज नो पॉइंट टू डू रिसर्च। आजकल लोग क्या करते हैं, लोगों को लगता है कि मैं पेपर लिख रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो पेपर न जाने कितने लोगों ने कितनी बार लिख चुके हैं, और वही बात जो मैं कह रहा हूँ वही बात 20 अदर लोगों ने भी जो है चीजें कही हैं, देन देयर इज नो पॉइंट टू डू रिसर्च। अगर आप जो भी करें यूनिक करें, नॉवल करें, और क्रिटिकल तरीके से चीजें करने की कोशिश करें। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अब अगर कोई सवाल क्वेश्चंस हो तो आई वुड बी हैप्पी टू आंसर। जी, जो भी प्रश्न पूछना चाहता है अक्षित। जी नमस्ते सर। जी अमित जी। हाँ जी अमित जी। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आप सर मैं भी केएमसी से हूँ, थर्ड ईयर हिस्ट्री ऑनर्स का स्टूडेंट। पहचान रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ क्या हुआ, सब ठीक है? ठीक है सर। हाँ सर, क्वेश्चन ये था कि कब आवाज मुझे सुनाई नहीं दी आपकी, क्या बोल रहे थे आप? सर एम आई ऑडिबल नाउ? नाउ यू आर ऑडिबल। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हम एब्स्ट्रैक्ट लिखने जाते हैं तो कभी वो कंटेंट को हम कंसाइज नहीं कर पाते, लगता है कि ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी ऐड कर दूं, और उसके बाद वो लिखते लिखते सर जहाँ 250 वर्ड्स का होना चाहिए 500-600 वर्ड्स का हो जाता है, और फिर उसको कंसाइज करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। ये अमित आपके साथ प्रॉब्लम नहीं है, बड़े बड़े हिस्टोरियंस के साथ भी यही प्रॉब्लम है, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है। मुझे भी नहीं समझ आता कि ये तो सारी चीजें मैं लिखना चाहता हूँ, आपको लगता है ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इंक्लूड होना चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ आप 2-3 चीजें दिमाग में बना लीजिए। मेथोडोलॉजी, जो भी आप सोर्स यूज कर रहे हैं उसको, सोर्स को आप क्लियरली मेंशन कर सकते हैं कि आई एम यूजिंग दिस प्राइमरी सोर्स या दिस सेकेंडरी सोर्सेज। सेकेंडरी सोर्सेज को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आपको डिफरेंट सोर्स को यूज कर रहे हैं वो मेंशन कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि आई विल यूज सेकेंडरी एंड प्राइमरी सोर्स, ज्यादातर लोग यही करते हैं, है ना। अगर आप प्राइमरी में कुछ अलग करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने अभी राजा हसन खां मेवाती पे एक आर्टिकल लिखा था, तो जनरली लोग क्या है कि मैंने उसमें एक चीज मेंशन की कि हसन खां मेवाती की कथा है जो उसी वक्त कंटेम्प्रेरी टाइम्स में किसी लोकल इंसान ने वहां पे लिखी है, नरसिंह मेव जिसका नाम था। अब मैंने मेंशन किया क्लियरली कि दिस वर्क इज बेस्ड ऑन प्राइमरी मतलब पर्शियन सोर्सेस एंड हसन खां की कथा रिटन बाय नरसिंह मेव। इतने में आपका सोर्स वाला मामला हो गया। दूसरा, अगर मैंने मान लीजिए हसन खां मेवाती पे काम किया तो इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने कहा कि एग्जिस्टिंग वर्क्स डील्स विद हसन खां मेवाती दिस राइट, आई विल डील विद दिस एस्पेक्ट। तो आपका रिसर्च क्वेश्चन वाला मामला और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आपका क्लियर हो जाएगा। फिर आप मेथड्स क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो आपको इजीली 250 वर्ड्स में आपका हो जाएगा। तो आपको क्या बहुत लिमिटेड चीजें मेंशन करनी है, जो मैंने आपको पीपीटी में जो है मेंशन किया है।
एग्जिस्टिंग वर्क्स क्या है, आपका रिसर्च क्वेश्चन, आपका काम कैसा अलग है ये मेंशन कर दीजिए, और आपकी मेथोडोलॉजी क्या है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या है, और आप सोर्सेज क्या यूज कर रहे हैं। इसके लिए आई थिंक 250 वर्ड्स आर इनफ। यस, लेकिन अमित ये सबके साथ प्रॉब्लम है, आपको सिर्फ इतना फोकस करना है कि कैसे आपका ये जो कैची हो सके एब्स्ट्रैक्ट। आपको डिटेल्स ज्यादा नहीं देनी है, डिटेल्स तो आप देने के लिए पूरा पेपर आपके पास है। यस इस पे मेहनत करनी पड़ती है अमित, बहुत टाइम लगता है फ्रैंकली स्पीकिंग। एब्स्ट्रैक्ट लिखने, कंक्लूजन लिखने में बहुत टाइम लगता है कई बार। वो टाइम इसलिए लगता है क्योंकि आपको उसको बहुत सॉर्ट करना पड़ता है, क्या छोड़ना है ये भी डिसाइड करना है, क्या लिखना है वो। आजकल की दुनिया में सबसे बड़ा चैलेंज यही है, क्या देखना है क्या नहीं देखना है, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, क्या लिखना है क्या स्किप करना है। अगर जिस दिन आप ये सोच गए, जिस दिन आपको ये आ गया, उस दिन आपका मामला सही है। सोशल मीडिया है, उसमें भी आपको ये तय करना है कि आपको रील्स देखनी है, डांस देखना है, नहीं देखना है। तो आजकल क्या देखना क्या नहीं देखना, क्या लिखना क्या नहीं लिखना, वो आपको होना चाहिए। या जी, कोई और? यस आई एम वेरी हैप्पी कि कुछ फेसेस को मैं देख पा रहा हूँ केएमसी के, क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया। 2023 में जनवरी मार्च मेरा लास्ट था वहाँ। आई मिस केएमसी। मेरा दिल घबराता है जब भी मैं केएमसी के लोगों को देखता हूँ, क्योंकि आई स्पेंड सर, माई हम लोग भी आपको बहुत मिस कर 6 रहे years हैं। जो मेरा टाइम था वहाँ गुजारा, और मेरा जो यस डिफिकल्ट। सेम सेम हाँ Sir, there is one question which Anuj has asked. Sir, if we have already written about what existing literature says about the topic in the literature review section, do we need to write about the existing literature and in the abstract too? नहीं नहीं, इसमें वो इस अनुज ने लिखा है ना। जी। अनुज, इसमें क्या करना है कि आपको जैसे ऐसे लिखना है कि जैसे आपको स्टार्ट इसे करना है कि द एग्जिस्टिंग वर्क्स डील्स विद दिस स्पेसिफिक एरिया, राइट। फिर आपको बताना है कि हार्डली एनी स्कॉलर एनी हिस्टोरियन डील्स विद दिस एस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो आपका काम यहाँ डन इन 2 लाइन्स। जैसे मान लीजिए आपने पार्टीशन पे कोई काम किया, तो पार्टीशन पे तो इतना काम है कि आप पागल हो जाएंगे, इतना काम हो रहा है। 1857 पे कोई काम है, तो आपको ये बताना है कि जैसे मान लीजिए कोई कम्युनिटी ऐसी है या कोई ऐसा एरिया जिसको किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया, तो यू कैन राइट कि 1857 पे ऑलरेडी इनॉर्मस लिटरेचर एग्जिस्ट, बट हार्डली एनी हिस्टोरियन और स्कॉलर्स डील्स विद दिस पर्टिकुलर एरिया और दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी। तो आपका यहाँ काम, यहाँ आपको लिटरेचर रिव्यू करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपको वर्ड यूज करना है कि जो एग्जिस्टिंग वर्क है वो क्या डील कर रहा है और आप क्या अलग कर रहे हैं, दैट्स इट। उसको आपको 2 लाइन्स में, 2.5 लाइन्स में आप कर सकते हो। तो आपको पूरी डिटेल नहीं देनी है, आपको ब्रीफ करना है कि द एग्जिस्टिंग वर्क डील विद दिस 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 एंड हाउ योर वर्क इज डिफरेंट, दैट्स इट। Anyone? Yeah, जी, go Gaurav. Greeting, sir. It's a wonderful session. Sir, I actually am working on a Savarkar right now. So the problem arises on the Savarkar is that data collections. So right now I have prepared the format and the contents that what content I have to include that. But the thing problem arises is on the topic that what kind of title I have to write, and because Savarkar is a very dynamic person, Savarkar is dynamic and a complex person. So how a title should be like, and what the ideal data collection should be there in the content and nature of the work. See, Gaurav, ये तो इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू, क्योंकि आप जब पेपर लिख रहे हैं तो यू हैव आइडिया कि इस पेपर में क्या लिखा हुआ है, राइट। तो उस हिसाब से फिर टाइटल बनाइए आप, क्योंकि ऑलरेडी यू नो सी जैसे सावरकर पे बहुत मिसकॉन्सेप्शंस हैं या स्टोरी टाइप्स भी हैं, है ना। लोग सावरकर को अलग अलग तरीके से देखते हैं। अब अभी मैं रिसेंट में देख रहा था, कोई सावरकर की माफीनामे को बात करता है तो कुछ लोग उसमें भी कुछ जो है, कुछ हिस्टोरियंस जो हैं वो पॉजिटिव चीजें देख रहे हैं कि ये एक तरीका था टू फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश, है ना। तो वो इट्स अप टू यू गौरव कि
जैसे कई बार आप मान लीजिए आपने कुछ लिखा हुआ कंटेंट, तो यू कैन डिस्कस विद योर एनी फ्रेंड्स, या टीचर्स के साथ भी कर सकते हो, आप मेरे साथ भी शेयर कर सकते हो कि सर ये कंटेंट है, इस पर हम क्या टाइटल सोच सकते हैं। तो वो टाइटल बेस्ड होगा आपके जो पेपर है, जो जिस तरह से स्ट्रक्चर किया, कैसे आपका काम किन किन चीज़ों को डील कर रहा है, उन सारी चीज़ों पे आजकल क्या होता है, लोग क्या करते हैं, वीर सावरकर ए क्रिटिकल अप्रोच, वीर सावरकर इन द नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव, हाँ, एंड न्यू एनालिसिस या एनालिसिस। आजकल ऐसे टर्म्स मत यूज करो, कुछ बेहतर करो, यूज करो नेशन, पैट्रियटिज्म एंड ब्रदरहुड, या कुछ भी जो भी आपके काम है, या वीर सावरकर की राइटिंग्स है मान लीजिए, उन पे आप वीर सावरकर की राइटिंग्स पे करिए, फिर उस पर क्या आप अलग कर रहे हैं वो उसमें मेंशन होना चाहिए। देखो मेरा सिंपल सा लॉजिक ये है कि आपका टाइटल आपके पेपर से मिलता जुलता होना चाहिए। आप टाइटल में कुछ लिख रहे हैं और मेन बॉडी में कुछ कंटेंट आपका है, देन देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट एंड टाइटल एंड द मेन बॉडी कंटेंट। तो जो भी आप लिख रहे हैं उस हिसाब से अपना एक टाइटल सोचिए, बहुत हैवी वर्ड्स मत यूज करें। आजकल के एकेडमिक्स में एक नया ट्रेंड चल गया है, मेरे लिए तो फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे कई बार किसी का जो है टाइटल ही समझ नहीं आता है, बड़े बड़े हिस्टोरियंस का पता नहीं क्या लिखता। भाई सिंपल कर दीजिए, हमारे भी समझ आ जाए, ऑडियंस के भी समझ में आ जाए, रीडर्स के भी समझ में आ जाए। ऐसा लगता है वो समझने के लिए नहीं, बस कंफ्यूज करने के लिए टाइटल्स जो है वो रख रहे हैं। कई बार हैवी वर्ड्स यूज कर रहे हैं, लेकिन पता चला कंटेंट में उसका कहीं यूज ही नहीं हुआ है। नेशन, फॉरेस्ट, है ना, और बड़े बड़े टर्म्स पता नहीं क्या क्या। आजकल ये नया ट्रेंड है एलीट क्लास हिस्टोरियंस का, कि बड़े बड़े हैवी वर्ड्स यूज करते हैं जिससे कि आसानी से लोगों को लगे कि भाई ये कोई बड़ा काम होगा। सच में उनमें अंडर कंटेंट कुछ नहीं होता है उतना जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है गौरव, सॉरी मैंने उतना ज्यादा कि आपका काम में क्या है, उस हिसाब से फिर आप अपना टाइटल डिसाइड करें। अलग हो बट काम अलग करें, देन अलग आपका टाइटल होना चाहिए। नहीं तो सावरकर पे बहुत sir, there is another question of mine. Sir, as a student of history, that we have seen that history is always seen from every story is seen from a different lens, and they always see the history from the black and white, but there are different shades of color of the history. So, I have seen that in the earlier, whether they are Marxist or whether colonialist historian, they have seen the history from their different lens and only on a single perspective. But now, as a student of history, should be seen history in the obviously we should see history as a different shades of color. So my question is that if I'm working on a Savarkar, then what I'm thinking is that I should work on the both of the aspect of the Savarkar. So is it good to see? Is it good to is it good to think the Savarkar in the two perspective, maintaining the historicity of the paper? देखो सी गौरव, ये सबके साथ प्रॉब्लम है। आप सावरकर को दो ही तरीके से देखेंगे। एक तरफ आप सावरकर को कहेंगे कि दिस इज द इशू विद सावरकर, कि उन्होंने माफी मांगी है, लेटर्स लिखे हैं, दिस एंड दैट, या फिर आप इसको क्रिटिसाइज करेंगे तो बिल्कुल आपको सावरकर की एक नई इमेज बना देंगे। यही हो रहा है। अब आप बीच का रास्ता लेना चाहते हैं तो फिर आपको दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी, और ऐसे आर्गुमेंट को ज्यादातर लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं। अब क्या बाइनरी बनी हुई है ना चीजों में, या तो सावरकर का एक लेंस से देखेंगे, दूसरा उसको दूसरे लेंस में देखेंगे, उससे बियॉन्ड आप देखने नहीं चाहते, राइट? सो ऑलवेज वेलकम। मतलब आप अगर ऐसा करना चाह रहे हैं कि आप दोनों एस्पेक्ट या दोनों लेंस से, या देखो मेरे हिसाब से तो कोई भी काम, अब होता है क्या है गौरव, कि हम सब बायस्ड हैं। कोई अपनी कम्युनिटी के लिए बायस्ड है, कोई अपने रीजन के लिए बायस्ड है, कोई अपने कई बार हम रिलीजियस बायस्ड भी होते हैं, है ना, कई बार हम आइडियोलॉजिकली बायस्ड होते हैं। मार्क्सिस्ट हैं तो वो हर चीज को उस एंगल में देखेंगे, है ना, नेशनलिस्ट है तो हर चीज में नेशनलिज्म देखेंगे, और उस चीज में कई बार जो साइंटिफिक चीजें हैं वो छूट जाती हैं हमारे। और ये हो रहा है और बहुत अरसे से होता आ रहा है, और अभी भी वही मोर और लेस कंटिन्यू है। लेकिन आज मुझे लगता है कि गौरव, यस आई एग्री विद यू कि हमें एक सही प्रॉपर रास्ता लेने की जरूरत है। अब आइडियोलॉजी से बियॉन्ड लिखने की जरूरत है, तभी आप अच्छी
किसी भी इंडिविजुअल को आप लिख पाएंगे। ये तो फिर वही जो बाइनरीज बनी हुई हैं उन्हीं में हम रह जाएंगे। मैं तो फ्रेंकली स्पीकिंग मैं हर एक अब जैसे मैंने मेवातीस पे काम किया, अब मेरी भी कोशिश है कि मेवाती की जो पॉजिटिव चीज़ है वो मैं दुनिया के सामने लाऊं और जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो मैं छुपाने की कोशिश करूं। कोशिश हर एक आदमी या हर एक स्कॉलर यही करने की कोशिश करता है, बट हमें अब टाइम आ गया है कि हमें जो रेशनल है और जो सही है उसकी तरफ जाना चाहिए, जो बहुत मुश्किल है खासकर हिस्ट्री डिसिप्लिन में, क्योंकि वी ऑल आर बायस्ड। सर एक क्वेश्चन मेरा था इस पे, जस्ट अभी इसी के कनेक्टिंग क्वेश्चन कि जैसे हमने बात करी कि हम बायस नहीं हो सकते, मतलब बायस हम होते हैं बट हमें कम से कम कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम हम बायस हों। बट इसके बाद जब हम बात करते हैं कि हम सारी मतलब जो भी पर्सपेक्टिव्स हम देखना चाहते हैं एक कैरेक्टर पे, एक कम्युनिटी पे या एक रिसर्च पेपर के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्रडिक्शंस को बढ़ावा नहीं देगा या फिर हमारे जो रिसर्च क्वेश्चन है उसमें कहीं ना कहीं कोई दिक्कत पैदा करेगा ये, अगर हम सारे एस्पेक्ट और पर्सपेक्टिव्स को एक ही रिसर्च पेपर में इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करेंगे तो? देखो कंट्रडिक्शंस का देखो अब क्या है कि हिस्ट्री में सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि आप एक ही सोर्स और उस सोर्स को अक्षित अलग तरीके से देख रहा है, अमित अलग तरीके से देख रहा है और मोहित अलग तरीके से देख रहा है, गौरव अलग तरीके से देख रहा है, मैं उसको अलग तरीके से देख रहा हूँ। अच्छा, मैं भी सही हो सकता हूँ, अमित भी सही हो सकते हैं, मोहित भी सही हो सकते हैं। ये सब सोर्स के साथ खेलने का मामला है। हिस्ट्री में सोर्सेस के साथ खेला जाता है और इसको मैनिपुलेट भी किया जाता है। अब कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अक्षित ने कोई प्राइमरी सोर्स देखा, वीर सावरकर का या अम्बेडकर का, गांधी का, तो अक्षित क्या करेगा, उसमें से जहां नेगेटिव चीजें होंगी कोशिश करेगा उनको, क्योंकि उनका ऑलरेडी माइंड बन चुका है कि आप ये काम करना चाहते हैं। हाँ, हर किसी का ये काम बन चुका है। जैसे मैं फ्रैंकली स्पीकिंग जब मैं पीएचडी कर रहा था, मुझे बहुत सी चीजें ऐसे मिली, तो अब मेरा जो हाइपोथेसिस है और काम को मैं करने के लिए बैठा हूं, मैं तो उस हिसाब से सोच रहा हूँ, अमित उस हिसाब से सोचेगा, मोहित उस हिसाब से सोचेगा, उसी चीज को उसी तरीके से इंटरप्रेट करेगा। और उसमें जो चीजें कई बार हम इग्नोर भी करते हैं फैक्ट्स को, प्लीज कीप इन माइंड, ये सब हिस्टोरियंस जो हैं कई बार बहुत इग्नोर करते हैं चीजों को। हम भी इग्नोर करते हैं, आप भी इग्नोर करते हैं, सब इग्नोर करते हैं। अच्छा ये है, इसको दबा देते हैं, जो बाकी चीजें उनको हाईलाइट करते हैं। ये सबके साथ है और इसीलिए आजकल उतना कंट्राडिक्टरी चीजें आ रही हैं कि एक फिगर को लेके एक अलग ग्रुप अलग सोच रहा है, और एक हिस्टोरियन अलग सोच रहा है। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम ऑलरेडी बायस हो चुके हैं और उस हिसाब से लिखना चाहते हैं, फिर उस हिसाब से सोर्सेस के साथ खेलना चाहते हैं। अब कंट्राडिक्शन गो टू द फाइनल स्टेज और कंक्लूजन की, अब हाँ भाई हिस्ट्री में अगर हम बात करें कि ये सही है, ये तो देखो, तो फिर उस पर तो हम कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे इस तरीके कभी भी हिस्ट्री में कंक्लूजन तो मतलब एक ऑब्जेक्टिव तो कभी चीजें होती नहीं कि साइंस की तरह रॉकेट साइंस है, ये मेथड है, ये यूज करो तो आपको कंक्लूजन मिल जाएगा या आउटकम्स हो जाएंगे। यहाँ तो खेलने का मामला, एक ही सोर्स को आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो, अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो, अलग अलग थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में यूज कर सकते हो। तो इट्स अप टू यू कि एक ही सोर्स को आप कौन यूज कर रहा है, कैसे यूज करना चाहता है, किस। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हर एक आदमी को अगर आपको पढ़ना है, उसका आइडियोलॉजी पढ़ लीजिए, उसका बैकग्राउंड पढ़ लीजिए, उसका कॉन्टेक्स्ट पढ़ लीजिए, किस में लिख रहा है, आपको इजीली समझ आ जाएगा। जैसे मान लो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अक्षित मान लो बाबर के टाइम पे बाबरनामा लिखी गई है, या आईने अकबरी लिखी गई है, या मीनार सिराज ने कोई किताब लिखी है। अब वो ऑब्वियसली बात है, वो उस कॉन्टेक्स्ट में लिखेगा। अब उस सोर्स को आप सच मान रहे हैं, ये भी ठीक है जो आप कह रहे हो, लेकिन अगर आप उसी सोर्स को उस कॉन्टेक्स्ट में देख लें कि वो क्यों लिख रहा है, किसके लिए लिख रहा है, तो हो सकता है आपका आउटकम्स बिल्कुल अलग हो। वो हर जगह कहेंगे कि वो इस्लाम का कैंपेन करना चाहते हैं, इस्लाम को एक्सपेंड करना चाहते हैं, उन्होंने ये मंदिर तोड़ा, ये किया उन्होंने, हमने यहाँ मंदिर तोड़े, क्योंकि उनको ऐसे ही दिखाना उस रूलर को। लेकिन आप उसको दूसरे तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज ऐसी जिसमें डिपेंड ये करता है कि कौन लिख रहा है, किसके लिए लिख रहा है। इसलिए तो मैं कहता हूँ हिस्ट्री में आजकल सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्टेक्स्ट। जिस दिन आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाएगा हर एक आदमी का, हर एक राइटर का, ऑथर का, फिर आप, अब अकबर के लिए कोई लिख रहा है तो आपको पता क्यों लिख रहा है,
जब बाबर कुछ चीज लिख रहा है तो बाबर ऐसे तो है नहीं कि इतना अच्छे हैं कि वो हर चीज अपनी जो है लिख देंगे, कोई भी नहीं लिखता। या गांधी जी जो है एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ लिख तो रहे हैं, कोशिश भी उनकी जारी है कि भाई वो सच लिखें, लेकिन नहीं लिख पाता। कई बार आदमी ऐसी चीजें होती है जो नहीं लिख कर पाता इंसान कई बार एक्सेप्ट। तो आपको हर एक सोर्स, जो भी आप सोर्स को डील कर रहे हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट भी समझना पड़ेगा, उस ऑथर को भी देखना पड़ेगा हु इज राइटिंग, और किसके लिए लिख रहा है वो भी आपको देखना पड़ेगा। तब आप एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग जो है चीजें कर सकते हैं। नहीं तो फिर सोर्सेज से आप खेलते चीज है, जैसे हम रिसर्च की बात करते हैं कि हम देखना चाहते हैं, हम ट्रुथ तक तो नहीं पहुंच सकते, पर क्लोज टू द ट्रुथ पहुंचने का प्रयास करते हैं, कर सकते हैं, है ना। क्लोज टू द ट्रुथ पहुंचने का प्रयास करते हैं, बट हम कैसे, अगर हम जैसे सेकेंडरी सोर्सेज पढ़ रहे हैं, प्राइमरी सोर्स का तो चलो ठीक है, डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन है, उसमें कमेंट्रीज वगैरह लिखा है किसी ने, तो वो बात दूसरी है। बट जब भी हम सेकेंडरी सोर्सेज पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो विच इंटरप्रिटेशन इज ऑथेंटिक और विच इंटरप्रिटेशन इज गुड टू रीड, how can we decide it? नहीं, ये डिसाइड करना का सवाल ही नहीं है कि आप किसको कहेंगे कौन इंटरप्रिटेशन सही है। देखो, जो आप जिस चीज को इंटरप्रेट कर रहे हैं वो आपका अपना, आप कोई भी ऑथेंटिसिटी, आप कोई भी आप जो अपना आर्गुमेंट बना रहे हैं, ऐसा तो नहीं हवा में बना रहे हैं। आप कोई ना कोई तो सोर्स दे रहे हैं ना, उस सोर्स को आप एनालाइज कर रहे हैं। भाई ऐसा अगर कोई है कि हवा में कोई चीजें लिखी हुई हैं तो फिर वो हिस्टोरिकल नहीं है, तब वो लिटरेचर हो जाएगा, है ना। अगर आप कोई सोर्स दे रहे हैं और उसका रेफरेंस भी दे रहे हैं और उसको आप इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो इट्स कंप्लीटली फाइन। अब इसमें ये नहीं कि भाई अगर मार्क्सिस्ट लिख रहे हैं तो वो सही है, या नेशनलिस्ट लिख रहे हैं तो वो सही है, कम्युनल राइटिंग्स हो रही हैं तो वो गलत है। वो उसके लिए कुछ ना कुछ तो रैशनल दे रहे हैं ना, कुछ ना कुछ इंटरप्रिटेशन तो दे रहे हैं, सोर्स तो यूज कर रहे हैं, हवा में तो बात नहीं कर रहे हैं, राइट। अब जैसे बहुत सी इशूज हैं आजकल, खासकर एकेडमिया में, खासकर हिस्ट्री में, अलग अलग फिगर्स को लेके बहुत तरह के इंटरप्रिटेशन है ना। और आजकल ये और ज़्यादा जो है इंक्रीज हो रहा है, समाज में भी हो रहा है, हिस्ट्री में भी हो रहा है। चीज़ों को अब दूसरे नज़र से भी देखने की कोशिश की गई है। पहले ज़्यादातर एक सोर्सेज को एक ही नज़रिए से देखा गया, अब लोग दूसरे नज़रिए से भी चीज़ों को देख रहे हैं, है ना। तो इसमें अच्छा सही नहीं है, आप सोर्स जो आपको मिल रहा है आप उसको कैसे इंटरप्रेट करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हो सकता है कि अब सही है, इसमें सही गलत नहीं है। आपके पास ये कि हिस्ट्री में आप जिसके पास सोर्स होना चाहिए, वो प्राइमरी हो सेकेंडरी हो, और फिर आप उसको इंटरप्रेट कर रहे, यू आर फ्री। ऐसा थोड़ा है कि आपको कोई हथौड़ा लेके बैठेगा कि नहीं नहीं आप ये नहीं कर सकते। भाई आप इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसके पास आपके पास सोर्सेज हैं। हाँ, लोग आपको क्रिटिसाइज करें तो ठीक है, कंप्लीटली फाइन, क्योंकि उनका हो सकता है उसी सोर्स को देखने का अलग नजरिया। इट्स कंप्लीट। इसीलिए तो हिस्ट्री में कोई लास्ट से नहीं है कि भाई दिस इज द फाइनल कॉल। दिस इज ऑलवेज ओपन फॉर डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस। इसलिए तो हिस्ट्री इंटरेस्टिंग है। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ क्लास में कि दो लोगों का झगड़ा हो जाए क्लास में, मैं चैलेंज दे सकता हूँ कि सब बच्चों की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन होगी। कोई कहेगा उसने हाथ पहले चलाया, कोई कहेगा इसने पैर पहले चलाया, उसने पहले गाली दी है, उसने गाली दी है, क्योंकि आप बायस्ड हो जाएंगे। फजल अमित का मोहित दोस्त है, मोहित के खिलाफ तो कुछ नहीं लिखेगा, नहीं मोहित ने नहीं किया, वो जो गौरव है उन्होंने पहले स्टार्ट किया था सर। जब आप सोचिएगा आपके आंखों के सामने होता है, तब आप आपका इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकते। तो आप जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं आप उनको तो आपकी इंटरप्रिटेशन हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल। इसलिए हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है कि आप फ्री है। बट हिस्ट्री और लिटरेचर में फर्क ये कि वहां आपके पास एविडेंस होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, सोर्सेज होते हैं, आप सोर्स को अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच सर। निहारिका, आप कुछ पूछ रहे थे? नहीं भैया, मेरा बस वही प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स से रिलेटेड कंटेंट, मतलब वो क्वेश्चन था। सर एक्चुअली आई एम अ बिगनर इन दिस फील्ड की रिसर्च पे थोड़ा सा काम करना है, एंड नाउ आई एम वर्किंग ऑन अ टॉपिक द रोल ऑफ वुमेन्स इन वैदिक लिटरेचर। तो जब मैं कंटेंट को पढ़ रही थी सोर्सेज को, तो मेरे दिमाग में वही पर्सपेक्टिव चल रहा था कि हाउ कैन आई टेक द फेमिनिस्ट प्रोस्पेक्टिव, और मेरे मन में वो चीजें जा रही थी कि इसमें से इतने सारे कंटेंट में से कैसे उस फेमिनिस्ट प्रोस्पेक्टिव को ढूंढा जाए। तो वो थोड़ा सा इशू था, बट थोड़ी सी चीजें। आप मान लीजिए आप वैदिक टाइम पे काम कर रही है ना, तो पहले तो आप जो एग्जिस्टिंग काम, इसका देखो कोई भी रिसर्च करने का सबसे आसान तरीका है, कई बार आपने दिमाग बना लिया ओके मैं ऋग्वेद में वुमेन्स की पोजीशन पे डिस्कस करूंगी, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, है ना, जेंडर पर्सपेक्टिव में करना। आप फ्रेंकली स्पीकिंग निहारिका ऑलरेडी उस पर बहुत काम हो चुके हैं, और जब आप पढ़ने बैठेंगे अलग सेकेंडरी लिटरेचर को, तो पता चलेगा कि तो सब कुछ लिखा हुआ जो मैं एज्यूम कर रहा हूँ। जैसे
एस एल्टेकर ने जब इनिशियली काम किया था हिंदू जो वुमेन्स हैं उन पे उन्होंने काम किया, अलग अलग चीज़ों पे काम किया, तो एक अलग अंडरस्टैंडिंग थी। हम सबको लगता था कि वैदिक टाइम इज गोल्डन पीरियड फॉर वुमेन, है ना, जहाँ दे कैन पार्टिसिपेट इन सभा इन समितिज, दे कैन पार्टिसिपेट इन दे गॉट मैरिड इन मैच्योर एज, और इवन रिलीजियस एक्टिविटीज करने को उनका पूरा राइट्स है। ये सारी चीज़ें, तो आपको लगेगा इवन वुमेन गॉडेसेस हैं, तो आपको लगा कि यार दिस वेरी गोल्डन पीरियड फॉर द वुमेन। तो लेटर वैदिक में जाएंगे तो पता चला और कुछ है, वहाँ वुमेन्स की कंडीशन जो है डिटोरिएटिंग हो रही है। लेकिन जब आप फेमिनिस्ट लेंस से चीज़ों को देखेंगे तो फिर आपको लगेगा कि कुछ भी गोल्डन नहीं है वैदिक टाइम में। तो भाई जब आप पैट्रियार्कल नॉर्म्स में देखेंगे, है ना, जेंडर पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखेंगे तो फिर आपको बिल्कुल अलग नजरिया हो जाएगा। तो बेहतर निहारिका इसमें ये होता है कि पहले जब भी आप काम सोच रहे हैं, क्योंकि इस पर जेंडर पर्सपेक्टिव से बहुत काम है, उमा चक्रवर्ती से लेके एस एल्टेकर और भी बहुत से लोगों ने इस पे काम किया है। महाभारत पे बहुत से काम हुए हैं, मनुस्मृति पे भी काफ़ी काम हुए हैं, गुप्ता टाइम पे बहुत काम हुए हैं, जनरल काम भी हैं, स्पेसिफिक काम भी हैं, ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की पे भी काम हुए हैं। तो आपको करना क्या है कि पहले आप जो भी कोई भी स्टूडेंट हो, जो जिस भी काम पे सोच रहे हैं, पहले आप सेकेंडरी सोर्सेस पे देखें कि क्या क्या एग्जिस्ट हैं, फिर आप उनको पढ़िए। फिर आपको लगता है कि उनमें कुछ कमियां हैं या आपको लगता है कि इन्होंने इन पर्सपेक्टिव पे काम नहीं किया है, तो फिर आप सोच सकते हैं। अदरवाइज तो फिर आप एक समरी करके रख लेंगे, या आपका पेपर समरी से ज़्यादा कुछ नहीं होगा कि आपने ये काम ऑलरेडी, क्योंकि ये सब पे बहुत काम हो चुके हैं। मतलब ऐसा नहीं हर चीज़ पे हुआ है, और उन सारी चीज़ों पे काम जो है चीज़ें हुई हैं, लेकिन आप क्या अलग कर सकते हैं आपको उस पर सोचना है। दैट्स इट। जो एग्जिस्टिंग काम है, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लगता है कि अब नहीं कवर हुई, आप उस पर फोकस करिए सिर्फ। ओके सर, थैंक यू। निहारिका, मेरे पास ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं कि सर मैं इस पे काम करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि चलो ऐसे 2-3 किताबें पढ़ो। कहा सर वो तो सब लिखा हुआ उसमें, वो सब चीज़ें कवर हो रखी, अब मैं क्या करूँ? मैंने अब कुछ मत करो, अब इसको पढ़ के कहीं ढूंढो कि कहाँ आप अलग कर सकते हो। यही सिंपल है कोई भी काम करने का। यही हम क्या करते हैं, आपने सोच लिया पहले ही इस पे काम करना, और इस पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिटरेचर है जो काफ़ी चीज़ों को डील कर रहा है, तो फिर आपको एक दिन लगेगा कि कोई फायदा नहीं है, वो तो ऑलरेडी काम हो रखा है, फिर आप कंफ्यूज नहीं। इसलिए आपको चाहिए कि थोड़ा सा जेंडर पे काम पढ़े, बड़े कामों को थोड़ा सा देखें, तब आपको आइडिया लगेगा अच्छा इस पर्सपेक्टिव में काम नहीं हुआ है या इस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में काम नहीं हुआ है। तो तब वही सर, वो आइडिया भी एज लाइक कि आप ज्यादा से ज्यादा लिटरेचर पढ़ोगे तो वो आइडिया उसमें आपको क्वेश्चंस पता लगेंगे। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आपका वहीं से बनेगा जब आपके पास अच्छी सेकेंडरी टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग होगी, नहीं तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। टेक्स्ट आपको पढ़ने पे, सेकेंडरी सोर्सेज आपको पढ़ने पड़े, तभी आप प्राइमरी सोर्सेज को भी एनालाइज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। मान लो आपने ऑलरेडी बना लिया दिमाग, तब आप प्राइमरी सोर्स को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ो। मुझे इसमें ये देखना है कि इसमें कहाँ वुमेन्स को अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया, डिपिक्ट किया गया है या पोर्ट्रे किया गया, तब आप फिर उस सोर्स को आप उसी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ोगे। अब मान लो किसी को पॉजिटिव चीज देखनी है ऋग्वेद में, तो वो सोर्सेस को उस हिसाब से देखेगा कि जहाँ पॉजिटिव वुमेन्स के बारे में चीजें लिखी हुई हैं। आपको कुछ अलग देखना, जेंडर स्टेरियोटाइप्स देखने हैं, वुमेन्स के खिलाफ वायलेंस को देखना है, इनजस्टिस को देखना है, तो फिर आप उस सोर्सेस को उसी हिसाब से एनालाइज करोगे और वही चीजें फाइंड आउट करोगे आप सोर्सेस में। ये चीज है। एनीवन? किसी का और कोई क्वेश्चन है? बाकी मैं अवेलेबल हूँ भी, क्योंकि मैं कहीं पढ़ा नहीं रहा हूँ, तो आपका कोई कई बार अगर कोई सिनॉप्सिस बना रहे हैं पेपर, आप कुछ लिखना चाह रहे हैं तो यू कैन शेयर विद मी। मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं, बट लिमिटेड नॉलेज में जो कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने खासकर जेंडर पे मैंने काफ़ी इंटरेस्ट है मेरा, और मैं अभी एक प्रोजेक्ट पे सोच रहा हूँ कि मैं जो मेवात में फोक लिटरेचर है, आप कोशिश ये करो कि कुछ अलग सोचो, फोक लिटरेचर को ढूंढो, उसमें वुमेन्स को देखो कहाँ पे कैसे डिपिक्ट किया गया। Sir, we have also in Dakshi we have also started the कहानियाँ project from this month only, जिसमें कि हम लोग लोकल और कम्युनिटी और मतलब जितना जो ओरल हिस्ट्री में, लोकल हिस्ट्री में, कम्युनिटी फोक हिस्ट्री में वो काम कर सकते हैं हम। तो we have started it recently, अभी तो मतलब टीम वगैरह बना है and we will start it soon.
तो उसमें हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि फोक हिस्ट्री को, लोकल हिस्ट्री को, कम्युनिटी हिस्ट्री को, क्योंकि ये सारा जो है ये मेन स्ट्रीम हिस्ट्री का मुद्दा नहीं रहा है हमेशा से। बिल्कुल, तभी तो आपका कुछ नया काम, जैसे अगर आप मेरा पेज को देखेंगे तो मैंने आज ही सुबह मॉर्निंग में एक वीडियो अपलोड किया है। एक दादा हेजे नाम का कैरेक्टर है, आई हैव सीन इट। यू नो, वो पूरे मेवात में इसलिए पॉपुलर है कि उस शकलबंद कोई ज्ञानी आदमी नहीं है। अच्छा, वो अमीर खुसरो से मिल रहा है वो एक तरह से कहानी टाइप की है, किस्से हैं, उसमें रियलिटी कितनी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उस किस्से में भी आप हिस्टोरिकल सेंस निकाल सकते हैं कि उस वक्त समाज क्या था, रैशनैलिटी पे कितना फोकस किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, अमीर खुसरो को लोग कैसे देख रहे हैं। तो आप सोचेंगे कि उससे उन्होंने कुछ वर्ड बोला कि आप बताओ इसका क्या मीनिंग है, और अमीर खुसरो को सब पता है। तो अभी सभी पता चला कि अमीर खुसरो कितना पॉपुलर था, उस वुमेन उसको अप्रिशिएट कर रही है, वो खुश हैं कि भाई अमीर खुसरो उनके कुएं पे आया है, पानी पीना चाहता है ना। तो उस पर बहुत, जैसे मैंने एक अभी आज नहीं तो कल मैं एक वीडियो डालूंगा एक मौलाना के निकाह को लेकर। भाई मुसलमानों में जब तक निकाह नहीं है तब तक खाना नहीं होता था पहले, मैं समाज की बता रहा हूँ। तो मौलवी जो है वो लेट हो गए, उसको कई शादी अटेंड करनी थी, 8-10 शादियों में अटेंड हो गए, रात के 12 बज गए। तो सब भूखे मर रहे हैं, बच्चे भूखे मरे हुए, रिश्तेदार बारात सब भूखे मरे हुए, और काजी नहीं है, काजी से बहुत कम हो गए थे, इससे अज्यूम कर सकते हैं। तो भाई वो सिख पास पहुंच के दादा हेजे के पास, बताओ भाई क्या करना है, अब तुम्हें ज्ञानी हो, तुम्हें सब पता है, इस सिचुएशन बताओ क्या। उन्होंने कहा कि ऐसा करो, निकाह करो, स्टार्ट करो और खाना वाना स्टार्ट करो। तो फिर कहा कि निकाह कौन पढ़ाएगा। अब उस वक्त ये भी पता चल रहा है कि उस वक्त मुसलमानों ज़्यादातर को नॉलेज नहीं है कुरान और हदीस की, क्योंकि वो मौलानाओं को पता है। तो फिर वो कहता है कि ऐसा है, अल्लाह अल्लाह सब देख रहा, होगा निकाह, बेटे का ब्याह होगा, इसको भेजो और खाना खाओ। तो इट्स काइंड ऑफ चैलेंज टू द क्लर्जी क्लास। तो मैं कह रहा हूँ ऐसे काम सोचो थोड़ा, जब मजा आएगा। चलिए, थैंक यू। भाई मतलब कि इंटरेस्टिंग फील्ड्स एंड उन सब में हम काम कर सकते हैं। ओरल हिस्ट्री पे बहुत काम की गुंजाइश है, खासकर रीजनल हिस्ट्री में काफी काम है। सर मुस्कान said one question कि ask one question कि क्या 2-3 दिन में रिसर्च पेपर लिख सकते हैं। अब मुस्कान एक दिन में लिख जाता है। फिर सर भाई वो फिर व्हाट्सएप पे फ्लोट हो रहा होता है वो रिसर्च पेपर। नहीं, 1 घंटे में हो जाता है। आपको कॉपी पेस्ट करना है किसी का, चैट जीपीटी से सर बना लेते हैं आजकल बच्चे। आजकल तो चैट जीपीटी सब कर रहा है। चलिए, लेकिन आपको ऑथेंटिक काम करना है। हाँ मुस्कान, आप असाइनमेंट सब चैट जीपीटी से चल रहा है। चलिए, थैंक यू। सर मुस्कान का एक और क्वेश्चन था जो कि शी आस्क्ड मी बिफोर कि हम कोई भी क्वेश्चन या कोई भी आर्गुमेंट करते हैं तो हाउ कैन वी पुट दैट आर्गुमेंट इन एन एकेडमिक वे। एक जनरल आर्गुमेंट और एक एकेडमिक वे के आर्गुमेंट में क्या डिफरेंस होता है? जनरल तो आप कुछ भी कहिए, एकेडमिक में जब तक आपके पास सोर्स नहीं है तब तक कुछ बात नहीं है। जब तक आपका फैक्ट्स नहीं है, एविडेंस नहीं है, तो कैसे आप हवा में बात कर सकते हैं। वैसे तो हम कुछ भी कहें, इम्पोर्टेंट हिस्ट्री, देखो ये तो फर्क है। आप एकेडमिक्स में बिना एविडेंस के और फैक्ट के बात नहीं कर सकते। फैक्ट्स होंगे, एविडेंस होंगे तो बात नहीं कर। तो जनरल बात करते हैं, वो एविडेंस के साथ आर्गुमेंट हो तो बेहतर है। तब फिर आप हिस्टोरिकल आर्गुमेंट कर रहे हो तब तो कोई इशू नहीं है। जी ठीक है, तो अमित जी आप कंटिन्यू करिए। चलिए थोड़ा वाइंड अप करिए क्योंकि मुझे ना कहीं जाना भी है। सॉरी अमित जी, कंटिन्यू एंड कंक्लूड द सेशन। Am I audible? हाँ अमित। Yes. So thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस ज्ञानवर्धक उद्बोधन के लिए। आपके उद्बोधन से जो आज हमें सीखने को मिला है, मुझे उम्मीद है कि हम अपने जीवन में जब भी आगे रिसर्च पेपर या कोई भी आर्टिकल पढ़ेंगे तो इस नॉलेज को लागू करेंगे और एक अच्छा पेपर लिखकर समाज को और बढ़ाने में और आगे लॉजिकल बनाने में कंट्रीब्यूट करेंगे। एक बार फिर से सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने व्यस्त समय में से हमारे लिए समय निकाला। इसके लिए हम आपके सदा आभारी रहेंगे। बिल्कुल व्यस्त नहीं हूँ, बिल्कुल फ्री हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हमें आगे चलिए। और जितने भी लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सेशन में जुड़े
तो हमें उम्मीद है कि आपने आज जरूर कुछ अच्छा सीखा होगा। दाक्षी ऐसे ही कार्यक्रम आप लोगों के लिए हमेशा कराती है और आगे भी इस तरीके से कराती रहेगी। आप सब ने जुड़कर आज हमारा हौसला बढ़ाया है, आगे भी आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े, ऐसी हमारी आशा है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारा कार्यक्रम की जो समाप्ति होती है वो वंदे मातरम के साथ समाप्ति होती है। तो मैं कशिश जी से अनुरोध करूंगा कि आप वंदे मातरम प्ले करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू एवरीवन टू ज्वाइन। जय हिंद, जय भारत, जय दाक्षी। Thank you, sir.